Hello students, welcome back to our contract law series. Last lecture में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने एक रिवीजन लिया था राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर की एंड उसके बाद डिस्कस कर रहे थे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली. सो अगेन इसके साथ फिर से इस टॉपिक से फिर से थोड़ी शुरुआत करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ बेली की. कि अब जैसे बेलर का पढ़ा था, बेलर के पार्ट पे कि उसकी कुछ ड्यूटीज हैं एंड कुछ राइट्स हैं. सिमिलरली दूसरी पार्टी जो बेली है उसकी भी कुछ ड्यूटीज एंड कुछ राइट्स होंगे. तो सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ बेली क्या क्या है आते हैं सेक्शन 151. 151 क्या कहता है, देखिए केयर टू बी टेकन बाय द बेली. 151 केयर टू बी टेकन, आप जैसे देख सकते हैं स्लाइड में देखिए 151 152 160 161 ये सेक्शन बात करते हैं ड्यूटीज की. एंड इसके अलावा कुछ सेक्शन है 166 180 180 160 ये सारे सेक्शन बात करते हैं राइट्स ऑफ बेली की. तो एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करें. पहले 151 कहता है, in all cases of bailment, the bailee is bound to take as much care of the goods bailed on him as a man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quality and value as the goods bailed. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये भाई लॉ मान के चलता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेक्शन 151 ये कहता है कि भाई जो पेमेंट्स में जो गुड्स दिए हैं बेलर ने बेली के लिए भाई, और वो क्या है गुड्स की डिलीवरी की गई है फ्रॉम बेलर टू द बेली. तो बेलमेंट के अंदर जिन गुड्स को डिलीवर किया है बेलर ने बेली को, बेली की ड्यूटी है कि वो उसको बिल्कुल ध्यान से रखे. ऐसे ऐसे रखे कि अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड, एक समझदार इंसान, एक ऑर्डिनरी इंसान उस पर्टिकुलर गिवन सर्कमस्टेंस को जिस तरीके से उसका ध्यान रखेगा, ना ही उसका ध्यान रखना है. नॉट एक्सट्रीम केयर, डज नॉट रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सट्रीम केयर बट रीजनेबल केयर. जब हम कह रहे हैं मैन ऑफ एन ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब नॉर्मल सिनेरियो में उसका जितना ध्यान रखना चाहिए जिस तरीके से वो जैसा है. जैसे अगर कार है फॉर एग्जाम्पल, तो कार का जितना ये रखना चाहिए, ऐसा ना कि कोई चुरा के लेके चला जाए या ऐसा ना कि वो डैमेज हो जाए. बस इतना एक कि हाँ वो ढंग से है. एक ऑर्डिनरी मैन उस गिवन सर्कमस्टेंस में जितनी जिस तरीके से उसके ध्यान रखेगा उसी तरीके से बेली की ड्यूटी है कि उसका ध्यान रखे. ठीक है. क्या कंपैरिजन क्या बनाया इसमें कि बेलर बेली मस्ट ट्रीट द बेलर्स गुड्स एग्जैक्टली एज दे वुड ट्रीट देयर ओन प्रॉपर्टी. जैसे उसकी अपनी चीज होगी वो जिस तरीके से उसका ध्यान रखता है बिल्कुल वैसे ही वो बेलर की चीजों का भी रखेगा, उन चीजों का उन गुड्स का जो बेलमेंट में उसे दी गई. देखिए केस रीड वर्सेस फार्मर. इस केस में क्या था कि भाई बेली जो था उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे रखने के लिए. ठीक है. बेली लॉस्ट डॉक्यूमेंट इंटरेस्टेड टू हिम. बेलर जो है उसने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दिए थे बेलमेंट के लिए. ठीक है. अब यहाँ पे हुआ क्या कि भाई if the goods are lost, the burden of proof is also on the bailey to show that they took reasonable care as per section 151. ये तो हमें पता है, देखा कि भाई जब ड्यूटी उनकी है कि उसका रीजनेबल तरीके से ध्यान रखना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उन पे आएगी. अगर वो चीज हो गई टूट गई डिस्ट्रॉय हो गई कुछ दे लॉस्ट. ठीक है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ उनके ऊपर है कि बेली इसको प्रूफ करे कि नहीं ऐसा है कि हमने ध्यान रखा था, रीजनेबली जितना रखना चाहिए उसका उतना ध्यान रखा था, बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए कि वो हो गए मेरे रीजनेबल केयर के बावजूद वो चीज आई कुडंट प्रिवेंट दैट. ये प्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बर्डन ऑफ प्रूफ तो बेली पे है. रिजल्ट क्या हुआ कि भाई द बेली कैन नॉट प्रूव दे वर केयरफुल, दे आर लाइबल फॉर द लॉस क्लियरली. जब बर्डन ऑफ प्रूफ है मतलब क्या, आपको प्रूफ करनी है वो चीज. अगर आपने नहीं किया तो लाइबिलिटी किससे होगी? लाइबिलिटी आपकी आ जाएगी. वही केस में वही आ गई कि इंपॉर्टेंट केस है री वर्सेस पावर सेक्शन 151 का. अब आते हैं 152 दूसरी लाइबिलिटी ड्यूटी. क्या कहता है? बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस ऑफ थिंग बेल. ठीक है. ये कहता है कि द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, destruction or deterioration of the thing bailed if he has taken the amount of care or described in section 151. ठीक है. 152 151 और 152 एक जैसी हो गया. ये क्या कह रहा है कि भाई अगर 151 में कह रहा है कि रीजनेबल केयर लेना ड्यूटी है, 152 कह रहा है कि रीजनेबल केयर जो 151 में दिया, देखिए लिखा है एज डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 151.
जो 151 में जितना 151 में दिया हुआ था उतना अमाउंट ऑफ केयर, उतना रीजनेबल केयर अगर बेली ने रखा है गुड्स का, बेलमेंट में जो गुड्स मिले उसका, उसके बाद भी जो होने वाले लॉसेस हैं, अगर लॉस, डैमेज, डिस्ट्रक्शन कुछ भी होता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट मतलब जनरल प्रोविजन ये बता दिया कि जनरली लायबल नहीं होंगे, लेकिन एक्सेप्शन दिया है। एक्सेप्शन क्या है कि एब्सेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसके अगेंस्ट, इसके कॉन्ट्ररी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब लायबल नहीं होंगे। मतलब ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में चीज लिखी है कि व्हाटएवर सिनेरियो, इन एनी सिनेरियो कि अगर उसका चाहे डिस्पाइट रीजनेबल केयर, अगर किसी भी तरीके के लॉसेस होते हैं तो फिर उसके लिए पेरी लायबल होगी, तब तो लायबल होगी। कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया कि डिस्पाइट रीजनेबल केयर, आपको उतना तो लेना ही था, लेकिन उतने के बावजूद भी किसी तरीके का लॉस हुआ तो बेली लाइबल, तो बेली लाइबल हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं मेंशन है और रीजनेबल केयर दिया गया है, तब उस केस में रीजनेबल केयर के बावजूद अगर किसी तरीके के लॉसेस या डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कोई भी डैमेज हो रहे हैं गुड्स को, तो उसके लिए बेली लाइबल नहीं होगा। क्योंकि सेक्शन 151 इज द ड्यूटी क्लियरली, एंड 152 इज द प्रोटेक्शन। 152 ने बताया कि भाई ऐसा है कि बेलमेंट में जो चीज दी गई उसका अगर ध्यान रखा तब फिर लाइबिलिटी नहीं बनेगी, तब मेरी लाइबिलिटी वहीं पे खत्म हो गई। For a bailey to be exempted from the liability under section 152, the following conditions must be met. क्या क्या? पहला, compliance with section 151 लिख ही रहा है कि रीजनेबल केयर एज पर सेक्शन 151, 151 में जितना केयर कहा गया है उतना केयर बेली ने लिया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड क्लॉज क्या कह रहा है कि कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अलग से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता कि भाई जैसे मैंने कहा कि इन एनी केस किसी भी तरीके का लॉस होता है डिस्पाइट रीजनेबल केयर, कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज अगर ऐसा कह रहा है तो भाई आपको फिर आप लायबल हो, बेली लायबल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है उस केस में बेली लायबल नहीं होगा। एंड नो फॉल्ट ऑफ नेग्लिजेंस, 151 में कहा गया था क्योंकि जितना ध्यान रखिए उतना ध्यान रखा आपने और आपकी कोई गलती नहीं है, तब फिर आपकी कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनती है उसके बाद के होने वाले लॉसेस के लिए। कब कब देखिए अभी कब का सिनेरियो आ गया कि वही कह रहे हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अगर रीजनेबल ध्यान रखा तो कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब कब कब डैमेज कॉज हो सकता है रीजनेबल ध्यान के बावजूद, जैसे एक्ट ऑफ गॉड, कोई ऐसी चीज हो गई जिसको आप प्रिवेंट ही नहीं कर सकते, अब जैसे अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग हो गई, थंडर स्टॉर्म हो गया, ऐसा कुछ इनएविटेबल एक्सीडेंट, आपके सब कुछ इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल, इसका मतलब होता है अनअवॉइडेबल, मतलब आपके सब कुछ करने के बावजूद भी आप उस चीज को होने से रोक नहीं सकते थे, आपने पूरा ध्यान रखा लेकिन फिर भी वो आपके हाथ में नहीं था, आप उसको रोक नहीं सकते थे। ऑर्डिनरी ह्यूमन स्किल से आप उस चीज को प्रिवेंट नहीं कर सकते थे। थर्ड पार्टी थेफ्ट और इनहेरेंट वाइज मतलब डैमेज कॉज बाय द नेचर ऑफ द गुड्स देमसेल्फ, जैसे जो पेरिशेबल गुड्स होता है, कुछ टाइम में वो खराब हो ही जाएंगे, तो उस टाइप की चीजें, उस टाइप का लॉस। इसके बाद आए 160 पे आते हैं, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था बेलर के लिए, बेलर के राइट्स में पढ़ा था ये सब, इफ यू ऑल रिमेम्बर। अब आते हैं 160 पे, ठीक है। रिटर्न ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। तो क्या कह रहा है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली, बेली की एक और ड्यूटी आई, टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन द गुड्स बेल्ड without demand as soon as the time for which they were bailed has expired, the purpose for which they were bailed has been accomplished। मतलब ये बेली की ड्यूटी है। हमने बेलमेंट के लिए क्या पढ़ा, बेलमेंट क्या है कि भाई डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर अ गिवन टाइम और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, राइट। यही है जिसके अकम्प्लिशमेंट, जिस पर्पस के अकम्प्लिशमेंट के बाद वो चीज वापस रिटर्न हो जाती है बेलर को। अब 160 ये कह रहा है कि भाई ये जो है ये बेली की ड्यूटी है। बेली की ड्यूटी है कि जैसे ही पर्पस सर्व हो गया, जिस पर्पस के लिए बेलमेंट किया गया था गुड्स का, या वो टाइम एक्सपायर हो गया जिस टाइम के लिए किया गया था, जैसे 3 दिन के लिए रखना या 3 महीने तक उसकी देखभाल करना, ऐसा जो सर्टेन पीरियड था, जिस पीरियड के लिए पेमेंट किया गया था वो एक्सपायर कर गया, या जिस पर्पस के लिए पेमेंट किया गया था वो पूरा हो गया,
तो उसके बाद टाइम के एक्सपायरेशन के बाद या पर्पस के अकम्प्लिशमेंट के बाद उन बेलमेंट्स वाले गुड्स को, बेल्ड गुड्स को रिटर्न कर दिया जाए। किसको? बेलर को, एज पर द डायरेक्शन, जैसे बेलर कहे उस तरीके से उसे रिटर्न करने जाएंगे। बेली की ड्यूटी है। The duty of the bailey to return is absolute and automatic. ये क्या है ड्यूटी ऑफ बेली? भाई आपका बेलमेंट पे सामान, बेलमेंट का पर्पस जैसे ही कंप्लीट हुआ आपको वो चीज रिटर्न करनी ही है। वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, अनकंडीशनल है। किन किन चीजों पे? एक्सपायरेशन ऑफ टाइम, पहला जैसे हमने देखा, टाइम, जिस टाइम के लिए बेलमेंट किया गया था ये वो, क्या है? कंप्लीशमेंट ऑफ पर्पस, जिस पर्पस के लिए किया गया था वो सर्व हो गया। अब आते हैं 161। ठीक है, 161 क्या कह रहा है? देखिए, बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न। अब 160 ने बताया कि ऐसा है कि बेली की ड्यूटी है कि जब पर्पस सर्व हो जाए या टाइम बेलमेंट का एक्सपायर कर जाए उसके बाद वो गुड्स रिटर्न कर दे बेलर को। ठीक है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से 161 क्या कह रहा है कि जब गुड्स रिटर्न नहीं करता है, when goods are not duly returned, जब गुड्स रिटर्न नहीं हुए तब बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? ठीक है, बाय द डिफॉल्ट ऑफ द बेली, मतलब बेली के डिफॉल्ट की वजह से, बेली की गलती की वजह से द गुड्स आर नॉट रिटर्न। गलती किसकी? बेली की। उसकी वजह से बेलर के जो गुड्स थे जो बेलमेंट में दिए गए वो बेलर को वापस रिटर्न नहीं हुए। ये पूरा साइकिल है। ठीक है, बेलर, बेलर से गया बेली, बेली से वापस बेलर, यही सर्कल है, यही लूप होता है। तो अब 161 क्या कह रहा है कि भाई अगर जब रिटर्न करना था आपने और आपकी गलती की वजह से, बेली के फॉल्ट की वजह से गुड्स बेलर तक नहीं रिटर्न हो पाए, तब उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं? आर नॉट रिटर्न, डिलीवर्ड और टेंडर्ड एट द प्रॉपर टाइम, he is responsible to the bailor for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time। अब उस समय के बाद से जब उसे रिटर्न कर देना चाहिए था उसने नहीं किया, ठीक है, उसके फॉल्ट की वजह से वो चीज रिटर्न नहीं हो पाई या डिलीवर नहीं हो पाई, जो भी नहीं, मतलब बेलर तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, अब बेलर तक नहीं पहुंच पाई तो उसकी वजह से बेलर को जो भी कुछ लॉस होगा, जितना भी कुछ लॉस होगा, वो प्रोडक्ट, वो गुड्स के टाइमली ना डिलीवर होने की वजह से, या उन गुड्स के डिस्ट्रक्शन की वजह से, या उन गुड्स के डैमेज की वजह से, कुछ भी, किसी भी रीजन से, इन गुड्स से रिलेटेड किसी भी रीजन से अगर बेलर को जो भी लॉस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? बेली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मतलब उसको कौन, उसके लिए कॉम्पेंसेट उसको कौन करेगा? बेली करेगा। मेरी गलती, बेली की गलती, बेली ने टाइम पे चीज नहीं पहुंचाई, या तो वो चीज कुछ ऐसा हुआ जिससे वो बेलर तक नहीं पहुंच पाई, तो उस वजह से जो भी लॉसेस बेलर सफर करेगा उसको कॉम्पेंसेशन बेली करेगा। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी फर्दर हो गई। अब 166, ठीक है, 166 क्या कह रहा है? देखिए, बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल और रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। बेलर का जब जिस चीज पे टाइटल नहीं है, देखिए, बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल, बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और कब? ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। ये क्या सिनेरियो, क्या बात पूरा कर रहा है? देखिए, अ पर्सन, जो पर्सन कौन? बेलर। ठीक है, gives goods to Bailey. He, now, however, the baler is not the actual owner of the goods. मतलब बेलर ने बेलमेंट में चीजें तो, गुड्स तो दे दी, लेकिन एक्चुअली उस चीज का ओनर नहीं है। ये एक ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा है जहां टाइटल बेलर के पास खुद नहीं है। वहां में क्या है? The bailey is finished with the work and returns the goods to the baler. Later, the true owner appears and sues the bailey for conversion. देखिए,
सेक्शन बात करता है क्या, इफ द बेलर हैज नो टाइटल, मतलब बेलर के पास टाइटल नहीं है, यानी वो चीज जो उसने बेलमेंट करी है, कर तो दिया लेकिन एक्चुअली वो उसकी है ही नहीं, to the goods and the bailee in good faith delivers them back to according to the directions of the bailier, the bailee is not responsible to the owner in respect of such delivery. अब कह क्या रहा है कि भाई बेलर ने जिन चीजों का बेलमेंट किया उसके पास उसका टाइटल नहीं था, ठीक है, लेकिन बेली ने गुड फेथ में, अब क्योंकि उससे जिसने दिया है जिस पर्पस के लिए, उसने वो पर्पस सर्व होने के बाद उसे ही रिटर्न कर दिया उसके डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब बेली ने बेलर के डायरेक्शन के हिसाब से बेलर को ही चीजें दे दी, वापस रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे क्या है, द बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच, ओनर किसको कह रहे हैं, जो ट्रू ओनर है, जैसे बेलर जो है, बेलर ने डिलीवर किया, ठीक है, बेलर ने दिया बेली को, लेकिन इसने जो गुड्स दिए वो एक्चुअली इसके हैं ही नहीं, तो एक्चुअली बेलर के नहीं है, तो अब बेली ने क्या किया कि पर्पस सर्व होने के बाद इसके डायरेक्शन के हिसाब से वो चीजें बेलर को रिटर्न कर दी। यहाँ पे ऐसे केस में जब अगर बेलर का ही सही टाइटल नहीं था और बेली ने तो भाई वही किया जो बेलमेंट में करना चाहिए, उसके डायरेक्शन के हिसाब से पर्पस सर्व हो, उसे वापस कर दिया, ऐसे किसी सिनेरियो में बेली जो इस चीज का ट्रू ओनर है, मतलब जो गुड्स का ट्रू ओनर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में किया है, गुड फेथ में उसने वही किया जो उसे बेलर ने कहा था करने को। वही कह रहा है, बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन री डिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल, मतलब बेलर को वापस डिलीवर किया, या पहले बेलर ने बेली को किया फिर बेली ने बेलर को, तो री डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर विदाउट टाइटल, री डिलीवरी हुई बेली से लेके बेलर तक गया ऑफ गुड्स जो उसने बेलमेंट में दिए थे, हैविंग नो टाइटल, बेलर हैविंग नो टाइटल मतलब जिसकी वो चीज थी ही नहीं, गुड्स एक्चुअली जिसके नहीं थे, उसको डिलीवर करने के बाद क्योंकि उसने गुड फेथ में उसके डायरेक्शन के हिसाब से, बेलर के डायरेक्शन के हिसाब से किया, इसलिए उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द रियल ओनर नहीं बनेगी। इम्पोर्टेंट क्या है सेक्शन के लिए कि भाई बेलर जो है उसके पास टाइटल नहीं था, एक्चुअली ही वाज नॉट द ट्रू ओनर, ही लैक्ड द टाइटल, ठीक है। दूसरा, डिलीवरी बाय बेली, द बेली रिटर्न्ड द गुड्स टू द बेलर और फॉलो द बेलर्स डायरेक्शंस, जैसा जैसा उसने कहा वैसा वैसा उसने किया, ठीक है, और किसमें, गुड फेथ में किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बेली ने गुड फेथ में की हैं, तब यहाँ पे कोई भी उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। जैसे अब देखिए गुड फेथ पर कहां से यहाँ पे बात आ रही है, जैसे बेली को पता था कि ये चीज उसकी नहीं है, जैसे देखिए सिनेरियो इसे समझने की कोशिश करते हैं, इफ द बेली न्यू द गुड्स वर स्टोलन एंड दैट द बेलर हैड नो राइट टू देम, सेक्शन 166 विल नॉट प्रोटेक्ट देम, मतलब अगर बेली को गुड फेथ का क्या मतलब, गुड फेथ हम जब भी कहते हैं इसका मतलब हमें पता है कि भाई पूरे ध्यान से वो चीज की गई थी, ठीक है, तो जब अगर बेली को क्या कह रहा है कि पूरी चीज बेली ने करी गुड फेथ में, तब रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसे जानकारी थी कि भाई बेलर के पास खुद टाइटल है, वो तो चुरा के सामान लेके आया है, तब फिर क्योंकि उसको जानकारी थी तो वो जो ट्रू ओनर है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तब उसको, इन दैट केस इफ द बेली न्यू अबाउट बेलर नॉट हैविंग टाइटल ऑफ सच गुड्स, तब बेली को इसके प्रोटेक्शन, इससे वन सेक्शन 166 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं देखिए एक एक करके राइट्स पे, ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 180, सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, इफ अ थर्ड पार्टी wrongfully deprives द बेली, किसी थर्ड पार्टी ने सब कुछ जानते हुए, किसी थर्ड पार्टी ने सब कुछ जानते हुए जानबूझ के बेली को उसके गुड्स के पोजीशन से हटा दिया, डिप्राइव्ड द बेली ऑफ द पोजीशन ऑफ सच गुड्स बेल्ड, किसी थर्ड पर्सन ने जानबूझ के सब कुछ जानते हुए क्या किया कि बेली जिसके पास वो चीज थी जो बेलमेंट वाले गुड्स थे उसे उसके पोजीशन से हटा दिया, ठीक है,
और डज देम एनी इंजरी, या किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया उसे, वहां पे the bailee is entitled to use such remedies as the owner might have used in the like case if no bailment had been made, and either the bailer or the bailee may bring the suit against third party for such deprivation of injury. मतलब ये सेक्शन कह रहा है कि भाई जैसे हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि पोजेशन इज द बेटर ओनरशिप, राइट? हालांकि वो कॉन्सेप्ट कंप्लीटली एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक होगा। ये सेक्शन कह रहा है कि भाई बेलमेंट में क्या हुआ, पोजेशन दिया गया था बेली को, ठीक है, किसी गुड्स के। अब यहाँ क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी आके, कोई स्ट्रेंजर, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी आके बेली को गुड्स के पोजेशन से रिमूव करने लगती है। वहां पे इन दैट केस when third party deliberately deprives the bailee out of the possession of such goods bailed to him by the bailer, तो उस केस में बेली के पास ये राइट हो जाता है कि जैसे अगर ओनर ऑफ द गुड्स के पास राइट होता, ओनर ऑफ द गुड्स के पास क्या होता है कि भाई अगर उसे कोई उसी की प्रॉपर्टी से हटाए तो उस पर केस फाइल कर सकता है। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही ओनर के जैसे ही राइट्स पोजेशन होने की वजह से बेली के पास आ जाएंगे और बेली उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है। एज द ओनर माइट हैव यूज्ड इन द, वो सारी रेमेडीज उसके पास आ जाएंगी जैसी ओनर के पास होती, और बेलर या बेली दोनों दोनों में से कोई भी बिल्कुल वैसे ही सारी राइट्स आ जाएंगी जैसे ओनर के पास होती, बेली के पास वो राइट्स आ जाएंगी। और साथ ही साथ बेलर और बेली दोनों के पास, ईदर द पार्टी, दोनों दोनों में से कोई भी चाहे तो उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकता है। दोनों, बेली के पास बिल्कुल ओनरशिप जैसे राइट्स आ जाएंगे जैसे ओनर के पास होते, वैसे उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसको आउट ऑफ पोजीशन किया गया है रॉन्गफुली, राइट, गलत तरीके से उसको आउट ऑफ पोजीशन किया गया है, तो उस प्रॉपर्टी, उस गुड्स को बचाने के लिए जो भी राइट्स एक्सरसाइज करता, जो भी रेमेडीज अवेलेबल होती ओनर के पास, ट्रू ओनर के पास, वो सारे राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है, वो सारी रेमेडीज को अवेल कर सकता है जो भी बेली होगा, राइट, उसके पास वो सारी रेमेडीज अवेलेबल होंगी। इसके साथ ही साथ दोनों पार्टी मतलब बेलर या बेली दोनों में से कोई भी चाहे तो ऐसे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्या क्या कि पहले बेलमेंट होना चाहिए, बेलमेंट होगा तभी तो बेली के पास कोई गुड्स है, ठीक है। रॉन्गफुल तरीके से थर्ड पार्टी ने आउट ऑफ पोजीशन किया है, रॉन्गफुली गलत तरीके से डिप्राइव किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि बेली जो है वो टेम्पररी ओनर है इसलिए उसके पास ओनर जैसे राइट्स आ जाएंगे, मतलब उसके पास वो सारी रेमेडीज वो एक्सरसाइज कर सकता है, और साथ ही साथ दोनों में से कोई भी जो चाहे वो चीज कर सकता है, कौन, बेलर या बेली दोनों। क्या क्या रेमेडीज है, पोजेशन के लिए केस फाइल कर सकता है, डैमेजेस के लिए कर सकता है, सारी चीजें बेलर एक्सरसाइज कर सकता है। वन 181 apportionment of relief or compensation obtained by such suits। apportionment मतलब क्या होता है, apportionment मतलब होता है उसका डिविजन, उसको एलोकेशन, उसका डिवाइड डिवीजन कैसे होगा, उसका यूजेज कैसे होगा, ठीक है। तो सेक्शन क्या कह रहा है भाई कि डिवीजन कैसे कैसे किया जाएगा इस बारे में बात कर रहा है कि अगर मान लीजिए वैसा कोई केस है, सच सूट मतलब ऐसे किसी केस में, कौन सी केस, जहां थर्ड पार्टी ने डिप्राइव करने की कोशिश की थी, उसके बाद बेलर या बेली में से किसी ने केस किया, ठीक है। अब उससे जो भी कॉम्पनसेशन मिला या जो भी रिलीफ मिला उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा, किस किसके बीच, बेलर बेली के बीच कैसे वो डिवाइड, अपॉर्चनमेंट मतलब डिविजन, इसका मतलब होता है डिविजन। तो दोनों पार्टीज के बीच, बेलर बेली के बीच कैसे डिवाइड किया जाएगा रिलीफ, उस बारे में बात करता है, ठीक है। देखिए कितना कितना आएगा, बेली के पास क्या राइट होंगे, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, लॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम यूज, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोटेक्शन और एनी लियन हेल्ड, ये राइट्स, इतनी रेमेडी मिलेगी किसको, बेली को। बेलर के पास द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स, परमानेंट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और डेप्रीसिएशन, ये सारा इंटरेस्ट उसके हिस्से आएगा, किसके, बेलर के हिस्से में। Whatever is obtained by way of relief or compensation in any such suit shall, as between the bearer and the bailee, be dealt with according to their respective interests। उनके जो इंटरेस्ट हैं उस हिसाब से उसका डिविजन होगा, किस चीज का, जो कि रेमेडी या कॉम्पनसेशन
मिला है उस ऐसे किसी केस में जहां थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बेलर या बेली ने केस किया था डेप्रिवेशन के लिए, डेप्रिवेशन ऑफ पोजेशन के लिए, तो वहां से जो भी रेमेडी या कॉम्पनसेशन रिलीफ जो भी मिलेगा वो उन दोनों के राइट्स के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अब उनके राइट्स कितने कितने हैं, तो वही जो हमने अभी देखे। दोनों के क्या राइट्स है, बेली के लिए कॉस्ट ऑफ रिपेयर जो आया था, या अगर लॉस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम यूज एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोटेक्शन, या कोई लीन अगर है तो ये बेली के हिस्से जाएगा। बेलर का क्या है, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द गुड्स, परमानेंट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और डेप्रिसिएशन का जो भी वैल्यू आएगा, ये जितना इंटरेस्ट है वो पूरा बेलर के पास। नेक्स्ट 167, राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। इफ अ पर्सन अदर देन द बेलर, ठीक है, बेलर के अलावा कोई इंसान claims goods bailed, he may apply to the court to stop the delivery of the goods to the bearer and to decide the title to the goods। ये कहता क्या है कि भाई बेलर के अलावा कोई भी इंसान, कि बेलर के अलावा कोई और इंसान अगर गुड्स पे क्लेम करता है, इफ अ पर्सन अदर देन द बेलर क्लेम्स गुड्स बेल्ड, ही में अप्लाई टू द गुड्स जो बेलमेंट में दिए गए थे उस पे वो क्लेम करता है कि भाई ऐसा है कि रिटर्न करना मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, वो मेरे ही चीजें हैं, ठीक है, उस पे क्लेम करता है, तो वो क्या करेगा, he may apply to the court to stop the delivery of the goods to the bailor। बेलर को अगर वो डिलीवर किया जा रही है चीजें, वो उसने कोर्ट में केस कर दिया, बेली ने मान लीजिए केस कर दिया कि भाई ऐसा है कि वो जो चीज मेरी थी वो बेलर जो मुझसे ले रहा है वापस, ठीक है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शन क्या है, बेलर को सच गुड्स डिलीवर होने से रोकने के लिए केस फाइल कर सकता है, डिलीवरी को स्टॉप करने के लिए, एंड टू डिसाइड द टाइटल टू द गुड्स, कि भाई पहले टाइटल डिसाइड करो और भाई उतने दिन के लिए डिलीवरी रोकने के लिए। है क्या, वही देखिए, बेली इज नॉर्मली बाउंड टू रिटर्न गुड्स टू द बेलर। नॉर्मली तो यही होता है कि भाई जब पर्पस सर्व हो गया उसके बाद गुड्स बेली बेलर को रिटर्न कर देगा। लेकिन अब यहाँ मान लीजिए कोई ऐसा सिनेरियो आता है जैसे हमने अभी पढ़ा कि भाई कोई और अगर ट्रू ओनर है वो क्लेम कर दे, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ट्रू ओनर कोई और है, ठीक है, बेलमेंट जिन चीजों की हुई वो एक्चुअली बेलर की थी ही नहीं, तो इस केस में क्या कह रहा है, ये सेक्शन 167 ही कहता है कि अगर जो चीजें बेलमेंट की गई हैं उस पे थर्ड पर्सन कोई, मतलब बेलर के अलावा कोई और इंसान उस पे क्लेम कर दे कि वो मेरा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, पहले तो भाई बेलर को डिलीवरी रोकने के लिए केस करेगा कि भाई ही में अप्लाई टू द टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर। सबसे पहले तो बेलर के पास पहुंचे उससे रोके, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि नहीं वो पहुंचे ही नहीं गुड्स। दूसरा उसके बाद उस पे टाइटल डिसाइड करने के लिए। What happens if someone else claims to be the true owner, कोई और बोले कि वो चीज मेरी है, वहां पे क्या होगा, इस केस में दो चीजों से के लिए केस किया जाएगा। सबसे पहले स्टे ऑफ डिलीवरी, कि भाई सबसे पहले तो डिलीवरी रोका जाए स्टॉप करने के लिए कि बेलर के पास वो चीज पहुंचे नहीं, मतलब रीडिलीवर ना हो पाए। अभी तक तो बेलमेंट में गया था वो बेली के पास, लेकिन वो रीडिलीवर होके बेलर के पास ना आए उससे रोकने के लिए सबसे पहले। और दूसरा डिसाइडिंग टाइटल, कि भाई टाइटल मतलब बताइए एक्चुअल रियल ओनर है कौन, ये चीज, इन दो चीजों के लिए केस किया जाएगा। 168 एंड 169 जो बात करता है किस चीज की, फाइंडर ऑफ गुड्स की। अब इफ यू ऑल रिमेम्बर हमने फाइंडर ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स को जब हम समझने की कोशिश कर रहे थे तो वहां हमने फाइंडर ऑफ गुड्स के कॉन्सेप्ट को भी समझा कि भाई कोई चीज जिसकी खो गई है, या मेरी कोई चीज है वो खो गई, जिसको वो मिली, जनरली हम बहुत ऐसे लेमन टर्म्स में खोया पाया जिसे कह देते हैं, बस वही जिसको वो चीज मिली वो हो गया फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर मतलब क्या, जिसे मिला, जिसने खोजा गुड्स, जिसने गुड्स खोजा, तो कोई खोई हुई चीज जिसे मिली वो हो गया फाइंडर ऑफ गुड्स। अब उसकी कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ राइट्स में राइज होते हैं उसके, साथ ही साथ
कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, दोनों चीजें होती हैं, कुछ राइट्स होते हैं साथ में कुछ ड्यूटीज होती हैं, जो कि सेक्शन 168 एंड 169 में दे रखी है। ठीक है, तो एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या हमने पहले जब हम बेलमेंट स्टार्टिंग में वी वर डिस्कसिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ बेलमेंट, उसमें हमने बहुत सारे टाइप के बेलमेंट्स भी देखे थे कि ऐसा भी होता है ग्रेचुटस, नॉन ग्रेचुटस, उसमें अलग अलग तरीके के हमने बेलमेंट्स पढ़े थे। तो फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, उसका रिलेशन भी बेलमेंट का ही होता है। ठीक है, किसी की चीज आपके पास है, आपको उस तक पहुंचानी है, तो कॉन्सेप्ट जो है वो पेमेंट का ही होता है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए फाइंडर ऑफ गुड्स है क्या। सबसे पहले अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू देयर कस्टडी। किसी और की चीज है जो खो गई थी, वो उसे मिली, उसके पास सिर्फ उसकी कस्टडी में रखी है, उसकी चीज नहीं हो गई वो, उसके पास सिर्फ पोजेशन है, सिर्फ कस्टडी है, उसे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो चीज उस तक पहुंचानी है, किस तक, जो रियल ओनर है वहां तक, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फाइंडर ऑफ गुड्स हम उसे कहेंगे। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले 168 राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स may sue for specific reward offered। अब ये क्या कह रहा है, फाइंडर ऑफ गुड्स को अगर किसी स्पेसिफिक रिवॉर्ड के लिए ऑफर किया गया था तो उसके लिए केस कर सकता है। देखते हैं पूरा सेक्शन। द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him to preserve the goods। पहला पार्ट, पहला पार्ट क्या कह रहा है कि भाई ऐसा है कि आपको उस चीज को प्रिजर्व करके रखने में अगर किसी तरीके का खर्चा आया है तो वो आपने अपनी मर्जी से किया था। लेकिन सबसे पहले तो फाइंडर ऑफ गुड्स का हमने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, यहाँ होता आपने अपनी मर्जी से किया वो, तो आपका जो रियल ओनर है उससे एक सेमी फॉर्मल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि क्योंकि किया अपनी मर्जी से, आपने कोई कंपल्शन तो था नहीं, ऐसा थोड़ी क्या कोई कानून कहता है कि आपको भाई अगर किसी की चेन गिरी हुई मिले तो आपको उसके ओनर तक पहुंचानी ही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर रहे हो वो वॉलंटरली कर रहे हो, राइट। तो अगर आपने वॉलंटरी अपनी सर्विस की है तो उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन दिया जाए, ऐसा बेलर से जो उसके ओनर है उससे नहीं सकते हो, आपका ही कोई राइट नहीं है। द फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू सू द ओनर। आप उस पर केस नहीं कर सकते, उसे नहीं सकते बस जबरदस्ती कि भाई मुझको कॉम्पनसेशन दो। क्यों, उसने जाके आपसे कहा था कि आप उसे ढूंढ के लेके आओ, नहीं कहा था ना। तो जो रियल ओनर है उससे कॉम्पनसेशन के लिए फॉर योर वॉलंटरी सर्विस, जो आपने वॉलंटरली दिया था, उसमें आने वाले जो एक्सपेंस आए वो सब आपने वॉलंटरली उठाए, तो अब उसके कॉम्पनसेशन के लिए, उसके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप ओनर पे केस नहीं कर सकते। ठीक है, एंड टू फाइंड आउट द ओनर कि भाई उसको प्रिजर्व करके रखने में और तुम्हें ढूंढने में मेरा बहुत खर्चा आया तो मुझको इसको कॉम्पनसेशन चाहिए, पहले तो ये नहीं कर सकते। बट लेकिन यहां से ही बात है, he may retain the goods against the owner। retain the goods, उसके पास right to retain आ जाता है until he receives such compensation, and where the owner has offered a specific reward for the return of goods lost, the finder may sue for such reward and may retain the goods until he receives it। तो 168 क्या कह रहा है कि भाई आप उस पर कोई केस नहीं कर सकते कॉम्पनसेशन के लिए, लेकिन लेकिन आप रख सकते हो कब तक, जब तक उसके लिए आपको अगर किसी तरीके की कॉम्पनसेशन ऑफर की गई थी वो दिया नहीं गया है तब तक। आप उसको कंपेल नहीं कर सकते लेकिन उस चीज को रख सकते हो अपने पास। ठीक है, साथ ही साथ उसके पास एक, अगर जो ओनर था, जो गुड्स का ओनर था, जिसकी चीज खोई थी, उसका जो ओनर था उसने कोई अवार्ड्स डिक्लेयर किया था कि जैसे मान लीजिए किसी का पर्स खोया है, उस पर्स में है 2000 रुपए। ठीक है, तो ओनर ने उसके लिए कहा भाई वो कहीं जा रहा था, उसकी पर्स से गिर गया, उसे याद ही नहीं कि वो कहाँ खोया। उसने पेपर में एडवर्टाइज किया कि भाई मेरी पर्स जो कल खो गई थी, कल रात इस जगह के आसपास खो गई थी, वो अगर मेरे उसमें 2000 रुपए किसी को मिले तो उसे 5000 का रिवॉर्ड। ठीक है, क्योंकि उसे वो अपनी वॉलेट चाहिए थी, उसने उसमें ऐसा एडवर्टाइज किया।
अब आपने कहा है कि आप 5,000 रुपए दोगे, ठीक है, तो जब स्पेसिफिक रिवॉर्ड अगर आपने अनाउंस किया है, डिक्लेयर कर दिया है, वहां पे जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो फिर आपको सू कर सकता है कि भाई आप मेरा रिवॉर्ड जो है वो मुझको दो। And when the owner has offered a specific reward for the return of goods, the finder may sue for such reward. तब तो केस कर सकते हो कि भैया ऐसा है कि तुम खुद बोले थे, मैंने तो कहा नहीं था। और साथ ही साथ he may retain the goods until he receives it. मतलब कि आप उस पे केस भी कर सकते हो और साथ ही साथ आपको जब तक वो कॉम्पनसेशन ना मिले उस चीज को अपने पास आप रख सकते हो। तो ये सेक्शन क्या कह रहा है कि भाई राइट टू लीन की बात कर रहा है। राइट टू लीन तो क्या होता है? राइट टू लीन होता है राइट टू रिटेन। राइट टू रिटेन इसका मतलब होता है the finder can retain the goods until they are compensated for the travel expenses incurred in preserving the goods, finding the owner। तो सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 168 में सिर्फ इतनी सी बात कही गई है कि कोई फाइंडर ऑफ गुड्स है, ठीक है, मतलब किसी को कोई चीज खोई हुई मिली। अब खोई हुई चीज को लेके आप ट्रू ओनर जो उसका है, जो एक्चुअल ओनर है उन गुड्स का, आप उसको कंपेल नहीं कर सकते, उस पर केस नहीं कर सकते कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, क्योंकि आपको ढूंढने में मेरा इतना खर्चा हुआ है, इस चीज को प्रिजर्व करने में इतना खर्चा हुआ, तो मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। सू नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर सामने वाले ने कहा है भाई आप कॉम्पनसेशन को देगा, तो आप उस चीज को तब तक रिटेन करके रख सकते हो जब तक आपको वो दी न जाए। ठीक है, ये पहला पहला पार्ट हो गया। दूसरा, ये तो हो गई कॉम्पनसेशन की बात, कि अगर सामने वाले ने कह दिया है कि कॉम्पनसेशन देगा तो तब तक रिटर्न करके रख सकते हो जब तक आपको वो खर्चा मिल न जाए, वो कॉम्पनसेशन मिल न जाए। दूसरी बात ये बात कहती है कि भाई अगर ट्रू ओनर ने कोई स्पेसिफिक रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था, ये तो भी अच्छा मेरा इतना खर्चा है, इसके लिए केस नहीं कर सकते कि मान लो मेरा तुम्हें तुम्हें ढूंढने में मेरे 3,000 का खर्चा आया, तुम्हें कहाँ ढूंढा, इतने रिक्शे का कुल मिला के मेरे लगभग 3,000 रुपए लग गए, ठीक है, इसके लिए केस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सामने वाले को आपने बता दिया है, तो अगर वो देने का उसके पैसे देने तक उस चीज को अपने पास रख सकते हो, इंतजार कर सकते हो उसको कॉम्पनसेशन देने तक। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा ये कह रहा है कि भाई अगर ऐसा है कि जो एक्चुअल ओनर था उसने कोई रिवॉर्ड ही डिक्लेयर किया है, तब तो उस केस में रिवॉर्ड को पाने के लिए आप भाई मैं तुम्हारी सामान मैं तुम्हारी चीज लेके आई, तो उस चीज कॉम्पनसेशन के लिए, उस रिवॉर्ड को पाने के लिए तब आप एक्चुअल ओनर उस पर केस कर सकते हो। और साथ ही साथ जब तक वो रिवॉर्ड आपको मिल ना जाए, कॉम्पनसेशन मिल ना जाए, तब तक आप उस चीज को रिटर्न करके रिटेन करके सॉरी उसको अपने पास रख सकते हो। राइट टू लीन है आपके पास और राइट टू सू फॉर रिवॉर्ड। इफ द ओनर ऑफर्ड a specific reward for the return of the goods, the finder may sue for that reward and retain the goods until it is paid। ठीक है, अब 169 क्या कहता है देखिए, where finder of thing commonly on sale may sell it। जब किसी चीज का फाइंडर कब उस चीज को बेच सकता है, मतलब फाइंडर ऑफ गुड्स किसी चीज, किसी इंसान को कोई चीज मिली, कब उसके पास ये राइट आएगा कि वो उस चीज को बेच सकता है। तो क्या कह रहा है ना, थिंग विच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट। कोई ऐसी चीज जो कि नॉर्मली बिकती है या जिसका नॉर्मली सेल ही होता है, कोई ऐसी चीज जो कि नॉर्मली सेल के लिए होती है वो खो जाती है। इफ द ओनर कैन नॉट विथ रीजनेबल डिलीजेंस बी फाउंड, और उसके ओनर को अगर रीजनेबल डिलीजेंस का मतलब रीजनेबली कोशिश करने का, रीजनेबल एफर्ट्स के बाद अगर खोजा ना जा सके, मतलब उसे ढूंढा ना जा सके, मतलब कोशिश काफी कोशिश की गई, ऐसा होता है ढूंढने की बहुत कोशिश की पर मालिक नहीं मिला, वो सिनेरियो कह रहा है कि भाई अगर कोई ऐसी चीज है जो कि सेल के लिए होती है वो खो गई और बहुत ढूंढने के बाद भी उसके एक्चुअल ओनर को ढूंढा नहीं जा सका, और इफ ही रिफ्यूजेस अपॉन डिमांड टू पे द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर, या फिर अगर ओनर मिला लेकिन उसने क्या किया कि भाई जो उसको ढूंढने में जितने चार्ज जो भी खर्चा आया, वो सारा वो जो भी लॉफुल चार्जेस का लगा, किसका, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसका जो भी लॉफुल चार्ज लगा उसे देने से जो ओनर है वो मना कर देता है। ठीक है, कहता है कि नहीं भाई मैं कॉम्पनसेट नहीं करूंगा, वो मना कर देता है। उस केस में फाइंडर के पास ये राइट होता है कि वो उस चीज को बेच सकता है। ठीक है, तब तब कब दो केसेस में, व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू,
जब चांसेस ये है कि भाई ये चीज खराब हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि एक अगर किसी ट्रैक्टर से अनियन ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसमें 20 सैक्स ऑफ अनियन रखे हुए थे। अब उन 20 में से एक सैक गिर जाता है रोड पे, वो ट्रक चली गई, ड्राइवर को पता नहीं चला। बाद में गुजरने वाला एक ऑटो ड्राइवर उसने उस अनियन के बोरी को देखा, उसने आसपास ढूंढने की कोशिश की, पता भी किया, पर वो ढूंढ नहीं पाया। अब क्योंकि ये अनियन 1 वीक मैक्सिमम 4 से 5 दिन, उसके बाद वो खराब हो जाएंगे, तो उसने बहुत ढूंढने के बाद अगर कोशिश की और वो नहीं मिला ओनर, मतलब जो ट्रक ड्राइवर था वो नहीं मिला, वही लेके जा रहा था, फॉर द टाइम बिंग तो वही ओनर हो गया, तो उसे नहीं मिला। तब वो क्या करेगा कि भाई उस चीज को, अगर वो चीज ऐसी है जो पेरिशेबल नेचर की है, मतलब वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड खराब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाएगी, वो उसकी वैल्यू जो थी वो खत्म हो जाएगी, वो तो उसे उस चीज को बेच सकता है। उस केस में फाइंडर के पास ये राइट होता है कि वो उस चीज को बेच दे, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, when the lawful charges of the finder in respect of thing found amount to 2/3 of his वैल्यू, या फिर जब जो चीज फाइंडर ने पाई, ठीक है, उसने पाई और फिर जितने खर्चे आए उसके, जितने प्रिजर्व करने में या ओनर को ढूंढने में, ये सारी चीजों में जितने फाइंडर के जितने खर्चे आए, वो उस चीज की वैल्यू का 1/3 है। when the lawful charges of the finder का जो lawful charge जितना खर्चा आया in respect of the thing found, जो चीज उसने पाई उसके रिस्पेक्ट में, that amounts to 2/3 of its value, वो उस जितना खर्च आया वो उस चीज की वैल्यू का 1/3 हिस्सा है, तो उस केस में वो अपनी रिकवरी के लिए बेच सकता है उस चीज को, या तो चीज को बेच सकता है, ठीक है। अगर उसका ओनर उसे मिल नहीं रहा है या फिर उसे मना कर देता है लेने से, और उस चीज की जो वैल्यू है वो उसका खर्चा जितना आया वो उस चीज की वैल्यू की 1/3 आ गई है, तब वो उस चीज को लौटा सकता है, ठीक है। ठीक है, फाइंडर कैन लीगली सेल द फाउंड गुड्स अंडर 4 स्पेसिफिक कंडीशंस। 4 कंडीशंस दे रखे हैं जब वो, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो उस चीज को बेच सकता है। क्या क्या? पहला, ओनर अनट्रेसेबल, पहला तो वही कह रहा है कि ओनर जो है वो मिल ही नहीं रहा था, ठीक है, ओनर को बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। ओनर रिफ्यूजल, ओनर को मिला, ओनर को मिला लेकिन उसने लेने से गुड्स को मना कर दिया कि नहीं ठीक है मुझे नहीं लेना है ये, उसने लेने से उसे मना कर दिया। और इसके साथ क्या है, ये तो 2 कंडीशंस हो गई, इसके साथ क्या दे रखा है कि जो चीज है वो पेरिशेबल नेचर की है, मतलब वो कुछ दिन में खराब हो जाएगी, उसका नेचर ऐसा है कि वो कुछ दिन में खुद ही वो चीज खराब हो जाएगी, तो गुड्स आर इन डेंजर ऑफ रॉटिंग और लूजिंग इट्स वैल्यू, वो चीज खराब हो जाएगी कुछ दिन में। या फोर्थ कंडीशन में कह रहा है कि द लॉफुल चार्ज, मतलब जो एक्सपेंसेस निकले ऑफ द फाउंडर अमाउंट टू 2/3 और मोर द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स, मतलब जितने का सामान था भाई मेरा खर्चा ही उससे 1/3 आ गया, इतना 2/3 आ गया, सॉरी 1/3 नहीं, 2/3 तो मेरा खर्चा आ गया यहाँ पे, तो उस केस में भी ये जो फाइंडर है वो उन गुड्स को बेच सकता है। तो 168 169 जो है ये दो बात करती है फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उनके राइट और ड्यूटीज के बारे में। पहले 168 क्या बता रहा है भाई कि अगर ऐसे तो वो क्लेम नहीं कर सकता कॉम्पनसेशन के लिए, क्योंकि उसने जो भी किया सर्विसेज अपनी वॉलंटरली की, लेकिन कॉम्पनसेशन नहीं मिले तो रिटेन करके जरूर रख सकता है, ठीक है। दूसरा 160, और लेकिन अगर जो ओनर है उसने अनाउंस किया था, उसने डिक्लेयर किया था कि भाई ऐसा है कि जो भी मेरी चीज ढूंढ के लेके आएगा उसे मैं इतने ये चीज अवार्ड में दूंगा, कोई स्पेसिफिक अवार्ड अगर उसने डिक्लेयर किया है, ओनर ने डिक्लेयर कर दिया है, तब फिर वहां पे उस केस में जो फाइंडर है वो केस कर सकता है, वो सू कर सकता है ओनर को उस रिवॉर्ड के लिए, या तो फिर और जब तक ना मिले वो रिवॉर्ड ना मिले उस चीज को गुड्स को रिटेन करके अपने पास रख सकता है, मतलब ये बात करता है राइट टू रिटेन की, ठीक है। इसके बाद आता है 169। 169 क्या कहता है भाई कि ऐसा है कि जो चीज हुई थी वो ऐसे नेचर, वो पहले तो किसी को मिल गई, ठीक है, पर उसका नेचर ऐसा है कि वो जनरली वो चीज सेल के लिए ही यूज की जाती है, ठीक है। वही तो लिखा है, द थिंग व्हिच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ अ सेल इज लॉस्ट, जनरली वो चीज खरीदने बेचने के ही काम आती है, ठीक है। तो वो बेचने के ही काम आता है, उसको जनरली बेचा ही जाता है।
वैसी कोई चीज खो गई थी, अब उसका ओनर या तो रीजनेबली ढूंढने के बाद भी मिल नहीं रहा है, या मिलने पे उसने लेने से गुड्स को मना कर दिया, ठीक है। ऐसे केस में दो कंडीशंस हैं, जबकि जो जिसे जो फाइंडर है वो उन गुड्स को बेच सकता है, कब, या तो वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हो, या दूसरा उन गुड्स, वो जो गुड्स मिले और उसका जितना लॉफुल चार्ज है इस पूरे फाइंडर तक पहुंचने में, जो इस पूरे ओनर तक पहुंचने में, ठीक है, उसको ढूंढने में या उसके चीजों को मेंटेन करने में, वो सारी चीजों में जितना उसका लॉफुल एक्सपेंस आया बेसिकली, वो उन गुड्स के प्राइस का 2/3 है, 2/3 हिस्सा है। तो इतना ज्यादा उसको खर्च आ चुका है कि फिर उस केस में उसके पास राइट होता है कि वो उसको बेच दे, ठीक है। ठीक है, अब आता है राइट टू लीन। राइट टू लियन मतलब राइट टू रिटेन की जब हम बात करते हैं उसे ही हम राइट टू लियन कहते हैं, ठीक है। 170 आप देख सकते हैं बेलीज पर्टिकुलर लियन, और 171 जनरल लियन ऑफ बैंकर्स फैक्टर्स बॉयफिंगर्स अटॉर्नीज एंड पॉलिसी ब्रेकर्स ब्रोकर्स, सॉरी। तो हम 170 और 171 में बात की गई है लियन की। अब ये लियन होता क्या है? तो राइट टू लियन मतलब क्या होता है कि आपके पास ये अधिकार है कि सामने वाली चीज को आप अपने पास रख सकते हो, इसे कहते हैं राइट टू लियन। जब हम राइट टू रिटेन की बात करते हैं तो राइट टू लियन ही इसी को ही, राइट टू लियन या राइट टू रिटेन सेम चीज की बात करते हैं। तो अब हम राइट टू लियन को स्पेसिफिकली दो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, पहले तो पर्टिकुलर लियन बेली की केस में, और जनरल लियन 171 के अंदर, ठीक है। दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। 170 देखिए बात करता है पर्टिकुलर लीन की, और हाँ 171 जनरल लीन की बात करता है, ठीक है। राइट टू लीन जब हम करते हैं तो मतलब ये समवॉट राइट टू रिटेन जैसा है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है जनरल लीन, पहले 178 में जनरल लीन क्या है? A general lien is not automatic but recognized through on agreement or law exercised by the bailey only by the name। है क्या बेसिकली, है क्या? इट इज अ राइट टू रिटेन एनी गुड्स ऑफ द बेलर फॉर जनरल बैलेंस ऑफ द अकाउंट आउटस्टैंडिंग। मतलब जो पैसे आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो ड्यू है, ठीक है, उसके लिए जो भी पैसे ड्यू है उसके लिए बेलर की कोई भी चीज को रख लेना अपने पास। इट इज अ राइट टू रिटेन एनी गुड्स ऑफ द बेलर फॉर जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग। मतलब पैसे अगर ड्यू, आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू होता है, ड्यू के केस में बेलर की कोई भी चीज को अपने पास रख लेने का जो राइट है उसे कहते हैं राइट टू लियन। देखिए 171 क्या है, क्या है 171 जनरल लियन की बात कर रहा है। बैंकर्स फैक्टर्स वॉरफिंगर्स अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट एंड पॉलिसी ब्रोकर्स में, इन सब लोगों के पास जनरल लियन होता है। कौन? बैंकर, फैक्टर्स, वॉरफिंगर्स अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट, ये लोग जो है इनके पास जनरल लियन होता है। जनरल लियन मतलब राइट टू रिटेन होता है कब? में in the absence of a contract to the contrary retain as a security for general balance of account any goods bailed to them। उनके पास कोई भी चीज अगर पेमेंट के तौर पे रखी गई है, मतलब बेलर ने उनके पास किसी बैंक में, जैसे बैंक के पास सिक्योरिटी के तौर पे जो चीजें रखी जाती हैं, आपने वो पैसा नहीं, लोन लिया, ठीक है, वहां पे क्या है, बैंक क्या हो गया, बेलर हो गया, आप क्या हो गए, बेली हो गए। फिर बैंक ने आपको पैसा दिया, आपको फिर बाद में चुकाना है पर्पस सर्व होने के बाद, यही है।
और सिक्योरिटी के तौर पे आपने कोई चीज रखी थी, मान लीजिए अपना घर रखा था, तो क्या कह रहा है, बैंकर के पास जनरल राइट टू लियन है, मतलब क्या, उनके पास राइट टू रिटेन है, मतलब ये भैया ऐसा है कि आप अगर पैसे नहीं चुकाए, एज वेलियर तो क्या काम बनता है कि भाई आप अपने जितने पैसे बनेंगे उनके चुकाओ। आपने अगर मेरे पैसे नहीं चुकाए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तो उसके उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि उनके पास राइट टू लियन है, वो जो सिक्योरिटी पे आपने चीज रखी थी उसको अपने पास वो रख सकते हैं। राइट टू रिटेन एनी गुड्स ऑफ द बेलर, बेलर की कोई भी चीज, बेलर की कोई भी चीज को अपने पास रख सकते हैं राइट टू रिटेन के तहत। any goods bailed to them, but no other person have a right to retain as a security for such balance goods bailed to them unless there is an express contract to that इफेक्ट। मतलब बस यही कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी बैंकर है या हाई कोर्ट के अटॉर्नीज है या पॉलिसी मेकर्स है, कोई ब्रोकर्स है सॉरी, उनके पास ये एक राइट होती है कि भाई कोई चीज अगर उन्हें बेलमेंट में दी गई है, कैन रिटेन एज सिक्योरिटी फॉर द जनरल गुड्स बेल्ड टू देम। अपने उनके पास कोई चीज अगर बेलमेंट के लिए रखी गई है तो उसको अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे वो रख सकते हैं, ये उनके पास राइट है। बट नो अदर पर्सन हैव अ राइट टू रिटेन एज सिक्योरिटी सच बैलेंस बेल्ड अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कोई और इंसान ऐसा नहीं कर सकता, मतलब कोई चीज दी गई, ठीक है, उसके बदले पैसे दिए गए, अब जो चीज दी गई है बेलमेंट में, जो चीज दी गई है उसको अटॉर्नी है अगर या ब्रोकर है या बैंकर है, ये लोग सिर्फ इनके लिए ही ये सेक्शन एप्लीकेबल है, जनरली इनका कॉन्सेप्ट है। मतलब इनके पास जो चीज बेलमेंट के लिए रखी गई है, बेल की गई है, वो सिक्योरिटी के तौर पे उसको अपने पास रखने का राइट है उनको, उसको सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इसी सेक्शन का सेकंड पार्ट कह रहा है कि जनरल लियन का राइट किसी और के पास नहीं होगा एक्सेप्ट कोई अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये जनरल राइट टू लियन किसी भी और इंसान के पास नहीं हो सकता अदर देन दीज। जनरल लियन इज नॉट ऑटोमेटिक, खुद से नहीं बनता है, बट रिकॉग्नाइज्ड थ्रू एन अग्रीमेंट or law exercised by the belly on name. It can be exercised against goods even without involvement of labor or skill. Banker, factor, wharfinger, policy brokers, etc. are entitled to general lien. सिर्फ इनके पास ही है, इनके अलावा और कोई भी इस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसके बाद पर्टिकुलर लियन की बात करते हैं। देखिए हमने देखा कि जनरल लियन, जब हम कहेंगे जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन अलग अलग हो गया, ठीक है। जनरली जब हम लियन कह देते हैं राइट टू लियन, तो इसके लिए राइट टू रिटेन से इसको समझा जाता है, ठीक है, जनरली अंडरस्टैंडिंग के राइट टू लियन का राइट टू रिटेन एक तरीके से। लेकिन जब हम जनरल लियन और पर्टिकुलर लियन कहते हैं तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। जनरल लियन इज ओनली एप्लीकेबल टू द टू सर्टेन कैटेगरीज मेंशन्ड अंडर 160 171, ठीक है। सिर्फ उनके पास होगा, सेक्शन ने कहा कि भाई सिक्योरिटी के तौर पे उस बेलमेंट वाली चीज को रख लेने का जो राइट है वो सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है, कोई और नहीं कर सकता है। जनरल लियन का राइट किसी और के पास नहीं है। लेकिन अब आते हैं 170 पे जो बात करता है पर्टिकुलर लियन की, ये क्या कह रहा है, वेयर द बेली हैज, where the bailey has in accordance with the purpose of the bailment, जब बेली ने बेलमेंट के हिसाब से, ठीक है, rendered any service involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bail, उसने क्या किया कि भाई बेली ने क्या किया है कि बेलमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट में जो टर्म्स लिखे थे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, उसके हिसाब से उसने कोई सर्विस दी है, किसको, बेलर को। बेली ने सर्विस बेलर को दी है किसी ऐसे चीज की जिसमें उसकी पर्सनल लेबर या स्किल इन्वॉल्व है। देखिए लिख रहा है रेंडर्ड एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर और स्किल इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स बेल्ड, मतलब जो बेलमेंट में गुड्स दिए गए थे, बेलमेंट में जो गुड्स दिए गए
बेलमेंट में जो गुड्स दिए गए उसके लिए उसने जो सर्विसेज रेंडर करी है बेलर को, उसमें उसका पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, ठीक है। वहां पे ही हैज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द contrary a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them। अब ये पर्टिकुलर लियन क्या कह रहा है, पर्टिकुलर लियन बात कर रहा है एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जहां जो गुड्स बेल किए गए हैं उनपे जो सर्विस करना था, बेली को उन गुड्स के रिलेटेड जो सर्विसेज देनी थी, उसमें कोई उसका पर्सनल स्किल या लेबर इन्वॉल्व है। अभी तक हमने जनरल लियन में ये बात तो नहीं करी थी। जनरल लियन में कहीं देखिए लिखा है, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर और स्किल। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था, हमने देखा था पर्टिकुलर लियन में, सॉरी जनरल लियन में। जनरल लियन में कहीं की ऐसी बात ही नहीं की थी। वहां पे क्या कहा, वहां पे सिर्फ ये कहा कि इन लोगों को अगर कोई चीज बेल की गई है तो वो उस चीज को सिक्योरिटी के तौर पे अपने रिटेन करके रख सकते हैं, यही बात कही गई है। पर्टिकुलर जनरल लियन यही कह रहा है, लेकिन पर्टिकुलर लियन में क्या कहा, बेली के पास जो राइट है लियन का, वो कह रहा है कि भाई कोई ऐसा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो गुड्स बेल की उससे रिलेटेड जो सर्विसेज रेंडर करनी है, उसमें उसका कोई कोई ह्यूमन स्किल, कोई पर्टिकुलर स्किल या कोई लेबर इन्वॉल्व हो रहा है। अब वहां पे उसके पास क्या राइट होगी, वहां पे बेली के पास क्या राइट हो जाता है कि जब तक उसने जो सर्विसेज की उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन नहीं दी जाए, वो उन चीजों को, उस चीज को जो बेलमेंट में जो गुड्स दे रहे थे उसको अपने पास रिटेन करके रख सकता है। ये है बेली का पर्टिकुलर लियन। ये भी हर केस में एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ कब इन्वॉल्व हो रहा है, ये तब इन्वॉल्व हो रहा है जब बेली को कोई ऐसा सर्विस करना है बेलर की गुड्स के पे जिसमें कोई स्किल इन्वॉल्व है। जैसे देखिए इलस्ट्रेशन, ए डिलीवर्स अ रफ डायमंड टू बी ज्वेलर, ठीक है। अब डिलीवर करने वाला ए कौन हो गया, बेलर हो गया। रफ डायमंड बी, ये कौन हो गया, बेली हो गया, ठीक है। टू बी कट एंड पॉलिश, उसे क्या करना था, उसने डायमंड गुड्स जिसका बेलमेंट किया गया उसको कट करके पॉलिश करना, इसमें स्किल इन्वॉल्व है। यहाँ पे P is entitled to retain the stone until he is paid for the services he has rendered, क्योंकि यहाँ पे स्किल इन्वॉल्व है, डायमंड कटिंग उसको शेप में करना है, उससे अगर ज्वेलरी बनानी है, ठीक है, मान लीजिए कि ये स्टोन है इससे ज्वेलरी बनानी है, तो भाई वहां स्किल इन्वॉल्व है, उसका लेबर इन्वॉल्व है। वहां पे ऐसे केसेस में जहां पे बेली को जो सर्विस करनी है गुड्स पे, बेल्ड गुड्स पे जो कि बेलर ने बेल किए हैं, उसमें कोई स्किल या लेबर इन्वॉल्व है, तो तब तक जब तक कि उसे उसका रेम्यूनरेशन, उसकी सर्विसेज के लिए रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाए, वो उस चीज को अपने पास रिटेन करके रख सकता है। ये है बेलर का पर्टिकुलर लियन। और इसका कॉन्ट्ररी हो गया जनरल, जो कि 171 में दिया है। वहां पे स्किल लेबर की कोई बात नहीं की गई है, वहां पे एब्सोल्युटली कह रहा है कि भाई ऐसा है कि इन कैटेगरीज के पास ये राइट है कि वो उसको रिटेन करके एज सिक्योरिटी अपने पास रख सकते हैं। देखिए वही तो, अब इसको डिस्टिंक्शन में, अब हम शायद इसको डिस्टिंक्शन के तौर पे पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगी चीजें। 171 जनरल और पर्टिकुलर, ठीक है। पर्टिकुलर पहले 171 क्या कहता है, राइट एक्साइजेबल ओनली ऑन सच गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच चार्जेस आर ड्यू, ठीक है। जो चीज बेल की गई है सिर्फ उसी के हिसाब से किया जा सकता है, उसी के लिए। यहाँ पे जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, जितना भी आउटस्टैंडिंग है उसके लिए, पूरे के लिए सिक्योरिटी के तौर पे रखा जा सकता है। It is not automatic but recognized through an agreement or law excised by the bail। ये खुद से एप्लीकेबल नहीं हो जाएगा, इसके लिए अग्रीमेंट बनाना होगा तब आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे बेली का ये जो राइट है ऑटोमेटिक है, रेम्यूनरेशन नहीं दिया तो भैया ऐसा है कि मेरे पास तब तक चीज रहेगी, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। पर्टिकुलर लिंक के केस में एप्लीकेबल ओनली व्हेन सम लेबर और स्किल इन्वॉल्व। हमने देखा कि भाई तभी आएगा जब उस बेल्ड गुड्स पे कोई चीज करनी है, कोई सर्विस रेंडर करना है जहां स्किल इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन जनरल केस में ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे पर्टिकुलर किसके लिए, बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स, प्लेजी, अनपेड सेलर, एजेंट, पार्टनर, इन सबके लिए। और यहाँ पे बहुत स्पेसिफाइड कैटेगरीज हैं सिर्फ इतने के लिए, बैंकर, फैक्टर, मॉर्गेज, पॉलिसी बेस्ड ब्रोकर, अटॉर्नीज, ये सब जो स्पेसिफाइड केसेस दे रखे हैं सिर्फ जो 171 में दे रखे हैं उन्हीं के लिए ही एप्लीकेबल है। With this we have completed this concept of bailment, जो सेक्शन 148 से लेके सेक्शन 171 तक अभी जो हमने देखा, ये पूरा बेलमेंट का कॉन्सेप्ट कवर हो गया। बेलमेंट क्या है, बेलर से
बेली को किसी गुड्स की डिलीवरी, जनरली वो मूवेबल होगा, गुड्स की जनरली क्या मूवेबल ही होते हैं क्योंकि हम गुड्स कह रहे हैं, उसकी डिलीवरी सो दैट किस लिए कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिलीवरी, कि जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाए तो उन गुड्स को वापस रिटर्न कर दिया जाए बेलर को। ठीक है, ये होता है बेलमेंट। अब दो पार्टी हो गई इसमें, जिसने डिलीवर किया बेलर, जिसको डिलीवर किया बेली, ये हो गया। ठीक है, अब दोनों पार्टी के पास कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होती है, बेलर की भी है, बेलर की बेली की भी है, दोनों की राइट्स है, दोनों की ड्यूटीज है, दोनों की। ये हमने देखा एक एक करके सेक्शंस में इसमें दे रखा है कि किसकी क्या ड्यूटी है, किसकी क्या राइट्स है, ये सारी चीजें। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है फाइंडर ऑफ गुड्स का, कि भाई फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उसकी कैसे बेली की तरह किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या राइट्स होंगे, वो सारी चीजें भी हमने देखी। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, कई बार ये 2 मार्क के क्वेश्चन वगैरह में छोटे से क्वेश्चन भी ये चीजें पूछ रही, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्मॉल आंसर में इसको, शॉर्ट आंसर्स में इसको पूछते हैं अक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत छोटा टॉपिक है। जो लियन का कॉन्सेप्ट हमने देखा अभी 170 और 171 में जो दे रखा है, जनरल और पर्टिकुलर लियन, तो ये टॉपिक शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लॉन्ग में जब बेलमेंट का इन जनरल बहुत जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसमें कई बार जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस एक में है, दिस एंड दिस एंड दिस, तो ऐसे में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर ये जो टाइप्स ऑफ लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ अब बेलमेंट का ही एक टाइप होता है, देखिए बेलमेंट ऑफ प्लेजेस। अब देख सकते हैं ये 172 से लेके 181 तक है, यहां तक है। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या है कि बेलमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, प्लेज का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। प्लेज क्या हो गया, ये बेलमेंट का ही एक टाइप है। ठीक है, अंतर कहाँ होता है, बेलमेंट ब्रॉडर कैटेगरी हो गई, उसका एक टाइप हो गया प्लेज। अब प्लेज कैसे अलग है बेलमेंट से, ये देखिए। Payment of goods has security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge। मतलब 172 ने क्या बताया, बेलमेंट में हमने क्या देखा, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, प्लेज क्या हो रहा है, बेलमेंट ही हो रही है, यहाँ पे भी गुड्स बेलमेंट ही किए गए, गुड्स को बेल किया गया, लेकिन उन गुड्स के बेलमेंट का पर्पस क्या है, उन गुड्स के बेलमेंट का पर्पस है सिक्योरिटी, एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, कि भाई जब तक मैं तुम्हारे लिए ये काम ना करूं, इस चीज को अपने पास रखना। ये होते हैं गोल्ड, जैसे हम गोल्ड जब उठाए कई बार शॉपकीपर से या पैसे शॉप से गोल्ड ज्वेलर्स वगैरह पे लिए, तो उसे लोन के तौर पे ज्वेलरी रख देते हैं, ये सारी चीजें वी डू सच थिंग्स। तो बस यही कह रहा है कि गुड्स का बेलमेंट किस लिए, पर्पस क्या दे रखा है, सिक्योरिटी के तौर पे, या तो डेट को चुकाने के लिए, पेमेंट ऑफ डेट के लिए, या फिर किसी परफॉर्मेंस के लिए, कि जब मैं ये कर दूंगा तो मैं वापस ये चीज ले। सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई एक गारंटी के तौर पे काम करता है, वो सिक्योरिटी देता है कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये चीज मैं रख लूंगा। यही होता है जैसे बैंक में जब हम लोन उठाते हैं, तो यही तो होता है कि भाई आपने अगर पैसे नहीं दिए तो जो भी सिक्योरिटी आपके पास है, आपने हमारे पास रखी है, वो हमारा हो गया। यही चीजें होती हैं। तो प्लेज वही कह रहा है कि बेलमेंट ऑफ गुड्स, इसीलिए मैंने कहा कि बेलमेंट का ही एक टाइप है, पर बस पर्पस बदल गया। क्यों, बेलमेंट ऑफ गुड्स वहां पे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गया, तो कुछ भी, वो जनरल बात कर रहे हैं, कार क्लीनिंग हो सकती है, कपड़ों की वॉशिंग हो सकती है, कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है लेकिन कि सिर्फ उस पर्पस के लिए, सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पे दिया गया है, किस लिए, पेमेंट ऑफ डेट के लिए या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए, उसे हम प्लेज कहेंगे। अब जैसे हमारे पास बेलमेंट में दो पार्टी होती थी, बेलर बेली, वैसे प्लेज में पार्टी होती है जिसे पॉनर और पॉनी कहते हैं। द बेलर इन दिस केस इज द पॉनर एंड द बेली इज द पॉनी। मतलब बेलमेंट में जिसने, मतलब क्या बोले कि हमने कहा यहाँ पे कि ये भी एक तरीके का बेलमेंट है। ठीक है, जिसमें गुड्स जो बेल किए जा रहे हैं वो सिक्योरिटी के पर्पस से, मतलब बेलर जो है वो बेली को कोई चीज दे रहा है क्लियरली, ये बात तो ठीक है, क्लियर है हमें। अब यहां से क्या हुआ हमें कि ये पर्पस क्या है इसका, ये सिक्योरिटी हो गया, सिक्योरिटी के लिए दिया जा रहा है, ये पर्पस यही है। तो यहाँ पे दे कौन रहा है सिक्योरिटी, बेलर दे रहा है, मतलब बेलर को हमने यहाँ पे क्या कहा, पॉनर, और बेली सिक्योरिटी ले रहा है, तो यहाँ पे बेली को क्या कहेंगे, पॉनी।
बेलमेंट ही है, क्योंकि प्लेज एक टाइप का बेलमेंट ही है जिसमें जो गुड्स दिए जा रहे हैं वो सिक्योरिटी के लिए दिए जा रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी दे रहा है, जो देने वाला, जो डिलीवर कर रहा है, बेलर है, वो ऑनर हो गया। और जो सिक्योरिटी ले रहा है, जिसने एक्सेप्ट किया, जो बेली है, जिसको डिलीवर किया गया, वो पॉनी हो गया। वही सेम कॉन्सेप्ट वैसे ही बेलमेंट ही है, बस पर्पस बदल गया। वहां लिखा था स्पेसिफिक पर्पस, वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, जनरल था, ठीक है। यहाँ पे पर्पस स्पेसिफिक होता है कि सिक्योरिटी के लिए। क्यों? या तो डेट के लिए या फिर किसी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, ये हो गया। अब जो बेलर था वो बेलर प्लेज केस में पॉनर हो गया, जो बेली था वो प्लेज केस में पॉनी, ठीक है। ये हो गया बेसिक। वही सेम चीज लिखी हुई है, देखिए, द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। पार्टीज कौन कौन हो गई? द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स एज सिक्योरिटी, मतलब डेटर, जो डिलीवर कर रहे हैं वो डेटर ही हो गया ना, वो कौन हो गया? वो ऑनर हो गया। और द पर्सन whom the goods are delivered, मतलब जिसको डिलीवर किया जा रहा है, जिसको सिक्योरिटी दी गई है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का एग्जांपल, तो बैंक हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसे कहेंगे हम बॉडी। अब एक प्लेज में होने के लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले तो डिलीवरी ऑफ गुड्स। डिलीवरी ऑफ गुड्स क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि प्लेज एक टाइप का बेलमेंट ही है। डेफिनेशन में हमें ये बताया कि प्लेज जो है वो एक टाइप का बेलमेंट है जिसमें गुड्स बिल किए गए हैं, वो सिक्योरिटी के लिए किए गए हैं, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स तो जरूरी है। बेलमेंट में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही थी, तो डिलीवरी ऑफ गुड्स तो बिल्कुल एसेंशियल है, वो तो जरूरी है। सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे गुड्स है, ठीक है। सिक्योरिटी कोई चीज रखती है, कोई चीज। स्पेसिफिक पर्पस क्या है? सिक्योरिटी के तौर पे। क्यों? पर्पसेस क्या है? ये तो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव हो गया। पर्पस के लिए किस लिए है? पेमेंट ऑफ डेट, या दूसरा परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। यही दो पर्पसेस हैं। अब देखिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स जब हम कह रहे हैं, ठीक है, तो तीन तरीके से हो रही है। कैसे कैसे? एक्चुअल डिलीवरी मतलब फिजिकली एक से दूसरी चीज तक को डिलीवर करना, पहुंचाना। जैसे गिविंग गोल्ड चेन टू मनी लेंडर, ठीक है, ये हो गया। फिजिकली कोई चीज देना या जाके ज्वेलरी रख देना, तो ये जो है, ये हो गया क्या? फिजिकल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है? चेंज इन द लीगल पोजीशन विदाउट फिजिकल मूवमेंट, जैसे एन एक्नोलेजमेंट दैट द गुड्स आर नाउ हेल्ड फॉर द पॉनी। मतलब क्या हो गया कि भाई कंस्ट्रक्टिवली, मतलब पेपर्स बना के दे दिए कि भैया ऐसा है कि इस चीज का पोजीशन अब इस पर्सन, फलाना इंसान के पास होगा, मतलब इस पर्सन के पास, एक्स वाई जी इंसान के पास होगा, वो हो गया कंस्ट्रक्टिव। सिंबॉलिक क्या हो गया? सिंबॉलिक डिलीवरी तीसरा, हैंडिंग ओवर द मीन्स ऑफ कंट्रोल, जैसे गिविंग द कीज टू गो डाउन और अ बिल ऑफ लेडिंग फॉर द गुड्स इन द ट्रांजिट, जैसे चाबी दे देना। सिंबॉलिकली आपने पोजीशन दे दिया। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या? डीम्ड का क्या मतलब होता है कि उसे मान लेंगे, जैसे अगर पेपर्स दे दिए तो मतलब हो गया पोजीशन चला गया। सिंबॉलिक मतलब क्या? भाई सिंबॉलिकली उस चीज को कर दिया गया है, जैसे चाबियां दे दी, तो अच्छा ठीक है, आज चाबी दे दी तो अस्सी है तुम्हारा, तो ये एक्चुअली डिलीवर नहीं हुआ पर चाबियों से रिफ्लेक्ट हो गया। तो तीन तरीके से डिलीवरी हुई, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव या सिंबॉलिक। अब देखिए, हमें पता है कि गुड्स की डिलीवरी किस लिए? सिक्योरिटी के इंटेंट से किया जा रहा है। पर्पस डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। देखिए डिफरेंस दिया प्लेज और बेलमेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। बेलमेंट नॉर्मली क्या है? कोई भी पर्पस हो सकता है, रिपेयर, सेफ कस्टडी, कैरेज एक्सेट्रा, बहुत जनरल, बहुत स्पेसिफिक, बहुत ये वाइड हो गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, पर्पस स्पेसिफाइड ही नहीं कर रखा है तो कुछ भी। लेकिन प्लेज में क्या हो गया? सिक्योरिटी है, यहाँ पे स्पेसिफाइड है ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी के तौर पर। यहाँ पे बेलमेंट के केस में राइट ऑफ सेल नहीं होता है। राइट ऑफ सेल नहीं है बेली के पास, क्या है? राइट टू लियन है, लेकिन पॉनी हैज अ लीगल राइट टू सेल इफ द डेट इज नॉट पेड। होता ही अब, जैसे मनी लेंडर को आप अपनी गोल्ड चेन दे के आए तो भैया आपने पैसा नहीं चुका है तो आपकी बेच देगा चेन। तो बेलमेंट में जो बेली है, बेली के पास राइट टू लियन होता है, लेकिन राइट टू सेल नहीं आता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस जहां राइज होता है, वो भी हमने फाइंडर ऑफ गुड्स के केस में पढ़ा था। जनरली बेली के पास राइट टू सेल नहीं है, लेकिन पॉनी के पास है।
पौनी को अगर पैसे जो चुकाने थे, मतलब पौनी कौन है, क्रेडिटर है, उसी को तो तुमने सिक्योरिटी दी है, तो जिसको सिक्योरिटी दी है वो कौन गया, वो क्रेडिटर ही तो हुआ। तो क्रेडिटर को जो पैसे चुकाने थे आपने वो नहीं चुकाए तो पौनी उस चीज को बेच देगा, उसके पास राइट टू सेल है। यूजेज, बेली में यूज गुड्स इफ अग्रीड, बेली जो है उस चीज को यूज कर सकता है प्रोवाइडेड उस चीज से बेलर के लिए बात कर लिया, उसकी कंसेंट हो, उससे परमिशन ले लियो, अगर परमिशन है तो उस चीज को यूज कर सकता है, लेकिन पौनी के पास यूज करने का कोई राइट नहीं होता है, ये डिफरेंस है यहाँ। अब आते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था बेलर और बेली के राइट्स और ड्यूटीज, वैसे ही इस केस में पॉनी और कॉर्नर के राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। पॉनी कौन हो गया, बेली, और कॉर्नर बेलर, ठीक है। तो इनकी राइट्स और ड्यूटीज आती है, देखिए 173 4 5 6, मतलब यहां से लेके यहां तक जब हम बात करते हैं राइट्स ऑफ पॉनी है, ठीक है। 78 79 78 और पीछे ये हो गई इनकी ड्यूटीज। तो एक एक करके समझते हैं पहले, ठीक है, शुरू करते हैं राइट्स ऑफ पॉनी से। सबसे पहले 173, the pawnee may retain the goods pledged not only for payment of the debt or the performance of the promise but for the interest of the debt। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई ऐसा है कि पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि पेमेंट ऑफ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, अगर ये ना हो तो पॉनी जो है उस चीज को रिटेन करके रख सकता है। लेकिन 173 क्या कह रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ डेट पे जो इंटरेस्ट आया है उसके लिए भी उस सिक्योरिटी को अपने पास वो रिटेन करके रख सकता है, एंड ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोजीशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। मतलब ये कि कह रहा है कि भाई डेट, ड्यू डेट को चुकाना तो है ही, उसका पेमेंट तो है ही है, और परफॉर्मेंस का प्रॉमिस, प्रॉमिस का परफॉर्मेंस, ये दो चीजें तो है ही है, मतलब डेट का पेमेंट और प्रॉमिस का परफॉर्मेंस, ये दो चीजें तो है ही। इसके साथ ही साथ कॉनी के पास एक और राइट है, वो क्या, कि उसके जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस आए हैं उस सिक्योरिटी को या तो प्रिजर्व करने में या जनरली किसी भी तरीके का उस सिक्योरिटी के रिलेटेड, इस प्लेज के रिलेटेड कोई भी उसके एक्सपेंसेस आए, अगर इंटरेस्ट भी इनकर हुए हैं, डेट पे इंटरेस्ट भी इनकर हुए हैं, तो उन सब पर्पसेस के लिए, इन सब के लिए उसके पास राइट टू रिटेन है। मतलब जो सिक्योरिटी दी गई है पॉनी को, वो उस चीज को रिटेन करके तब तक रख सकता है जब तक उसको सारे पैसे उसके क्लियर नहीं करने हैं। मतलब डेट का अगर इंटरेस्ट है वो भी सिर्फ रोका गया है, वो भी वो पेमेंट नहीं हुआ है, उसका पेमेंट नहीं हुआ, बल्कि डेट हो गया लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट का, तो भी सिक्योरिटी को अपने पास होल्ड करके वो रख सकता है, उसका राइट है, ठीक है। नेचर, दिस इज अ पर्टिकुलर लियन, देखिए बेली का यहाँ पे राइट है, हमने पर्टिकुलर लियन बेलीज पढ़ा था, बेलीज पर्टिकुलर लियन अभी पढ़ा था सेक्शन 170 173, उसी की बात करता है, पर्टिकुलर लियन की बात करता है, वो सिक्योरिटी को तब तक रख सकता है, कॉनी के पास ये राइट है जब तक डेट, सारे डेट क्लियर हो जाए या प्रॉमिस का परफॉर्मेंस हो जाए, या अगर डेट क्लियर हो गए तो उसके इंटरेस्ट या और जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस आए हैं वो सारे क्लियर होने तक उसके पास राइट टू रिटेन है। It's a particular lien. It means the pawnee can hold the goods only for the specific date or promise for which those goods were pledged. ठीक है, जिसके लिए किया गया था उसके लिए, और साथ ही उसमें जो भी और नेसेसरी एक्सपेंसेस आए हैं वो भी। देखिए लिखा है कि क्या क्या रिटेन कर, किस किस चीज के अगेंस्ट रिटेन कर सकता है, डेट, इंटरेस्ट और सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस। 174 लिमिटेशन, अभी जैसे 173 में हमने देखा कि भाई उसके पास पर्टिकुलर राइट है कि वो रिटेन करके रख सकता है इन इन एक्सपेंसेस का, ठीक है, जो उसका डेट है या जो प्रॉमिस है उसके लिए तो है ही, साथ में इंटरेस्ट और जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस है उन सब के लिए भी। अब उस इस प्रोविजन पे 173 पे एक लिमिटेशन लगाता है 174। 174 क्या कह रहा है, Pony not to retain for debt or promise other than that for which goods pledged presumption in case of subsequent advances। कह क्या रहा है कि भाई ऐसा है कि पॉनी जो है
वो डेट या प्रॉमिस जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दी गई है उसके अलावा किसी और चीज को रिटेन नहीं करके रख सकता। मतलब जिस डेट के अगेंस्ट या जिस प्रॉमिस के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी दी गई है उसके अलावा कुछ और रिटेन नहीं कर सकता। पॉनी नॉट टू रिटेन फॉर डेट ऑफ प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेज, उसके अलावा किसी चीज के लिए रिटेन नहीं कर सकता। द पॉनी शैल नॉट, नहीं करेगा, in the absence of a contract to that effect, retain the goods pledged for any date of promise other than the date of promise for which they are pledged। मतलब अगर मान लीजिए कि एक ही इंसान से दो डेट है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, और जो ओनर है उसने क्या किया है कि सेकेंड डेट के लिए वो सिक्योरिटी दिया है, तो पॉनी की ये ड्यूटी है कि भाई जिस डेट के लिए सिक्योरिटी दी गई है आप उसी के लिए उसे प्लेज किया गया है उसी पे ही उसे लगाओगे, किसी और डेट के लिए एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता है, किसी और चीज के लिए भी नहीं। बट such contract in the absence of any claim to the contrary shall be presumed in regard to subsequent advances made by pony। क्या कह रहा है देखिए, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री द पॉनी कैन नॉट रिटेन द गुड्स फॉर एनी डेट ऑफ प्रॉमिस अदर देन द वन फॉर व्हिच दे वर स्पेसिफिकली प्लेज्ड। ठीक है, जिस जिस लोन के लिए, जिस डेट के लिए प्लेज किया गया था, उन गुड्स को, सिक्योरिटी को प्लेज किया गया था, सिर्फ उसी डेट के लिए उसको अप्लाई किया जाएगा, किसी और के लिए रिटेन करके नहीं रख सकता। किसी और डेट के लिए उसको उन गुड्स को, अगर उसको, जैसे दो दो डेट्स है मैंने, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, अब दोनों के लिए अलग अलग प्लेज किया गया, तो गुड्स को प्लेज किया गया था, अलग अलग सिक्योरिटी थी, इस पे कुछ और था, इस पे मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी थी, ठीक है, गोल्ड था। अब ये सेकंड डेट जो है वो क्लियर हो गया, इसकी डेट के पेमेंट का क्या मतलब है कि ये जो प्लेज किया हुआ चीज थी अब ये पेमेंट खत्म हो गया, अभी वापस रिटर्न हो जाएगी, यानी ये वापस पॉनर को चली जाएगी। तो 174 कह रहा है कि ऐसा है कि पॉनी के पास ये राइट नहीं है कि भाई जिस डेट में मन किया, अगर ये जो प्लेज की हुई चीज है वो किसी और डेट में लगा दे, नहीं, जो डेट में कहा गया है जिस प्रॉमिस के लिए उसी के लिए ही वो यूज किया जाएगा, उसी के लिए ही वो रिटेन करके रख सकता है, उसके बाद नहीं रिटेन करके, सिर्फ जिस डेट के अगेंस्ट या जिस प्रॉमिस के अगेंस्ट है उसके ही अगेंस्ट वो उसको रिटर्न करके रखेगा। मतलब जब तक सेकेंड डेट क्लियर नहीं होगा तब तक ही गोल्ड रहेगा, द डे दिस सेकेंड डेट इज क्लियर। अब चाहे फर्स्ट भले पूरा ड्यू हो तो भी इस गोल्ड को रिटेन करके पॉनी नहीं रख सकता है। अब इसको रिटेन करने का राइट यहां से खत्म हो गया, जब तक सेकेंड डेट ड्यू है तब तक उसको रिटेन करने का राइट है, लेकिन द मोमेंट इट इज एक्सटिंग्विश्ड, जैसे ही डेट क्लियर हो जाएगा, अब पॉनी इस सिक्योरिटी को दूसरे डेट के लिए रिटेन करके नहीं रख सकता, वो कहता है 174। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल, इफ ए प्लेजेस अ वॉच फॉर $1000 लोन एंड ए प्लेज कर रहा है, मतलब ये कौन हो गया, ओनर, ठीक है, एंड लेटर बोरोज अनदर $500 विदाउट अ न्यू प्लेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी कि भाई दो डेट हो गया, पहले $1000 का, दूसरा 500 का। यहाँ पे पॉनी का क्या है, पॉनी कैन नॉट कीप द वॉच टू रिकवर द $500 वंस द $1000 इज पेड अनलेस agreed अदरवाइज। एक्सेप्शन अगर नहीं है, मतलब अगर इस चीज के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है तब तो अलग बात है, तो एक्सेप्शन हो गया। अदरवाइज जनरल रूल 174 ये कहता है कि जिस डेट के लिए प्लेज किया गया है उस डेट के बाद आप उस प्लेज किए हुए गुड्स को रिटेन करके पॉनी नहीं रख सकता है। A pony shall not, in the absence of contractual contrary, retain the goods pledged for any date of promise other than the date of promise for which they are pledged। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हमें समझ में आ गया, फॉर विच दे आर प्लेज बट सच कॉन्ट्रैक्ट इन द, यहां तक ये पार्ट तो समझ में आई, किसी और डेट के लिए रिटेन करके नहीं रख सकता। सेकेंड पार्ट इसका क्या कह रहा है, बट
Such contract in the absence of anything to the contrary shall be presumed in regard to subsequent advances made by the pawnee. अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि if the pawnee lends more money to the same pawner, है मतलब जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर ने डेटर को उसी प्लेज गुड्स के अगेंस्ट और पैसे दिए और डेट दिया. If the pawnee lends more money to the same pawner after the initial pledge, मतलब एक बार जैसे हमने देखा कि भाई मान लीजिए जैसे जानवर में थोड़ा सा चेंज करता है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, इसके लिए लोन के फर्स्ट के डेट के अगेंस्ट गोल्ड रखा हुआ था, ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा मतलब इसका रिपेमेंट हो जाएगा तो यहाँ से गोल्ड फ्री, अब इसको रिटेन नहीं किया जा सकता. तो सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि इफ द पॉनी लेंड्स मोर मनी टू द सेम पॉनर, मतलब क्रेडिटर उसी डेटर को और मनी देती है आफ्टर द इनिशियल प्लेज, पहले प्लेज के बाद, ठीक है, पहले बेलमेंट के बाद, पहले प्लेज के बाद अगर पॉनी पॉनर को और पैसे देती है, it is presumed that the subsequent debt is also covered by the original pledge. अब अगर इसी प्लेज के बाद, ठीक है, और पैसे अगर देती है और डेट देती है कौन, पॉनी पॉनर को, तब उस केस में ये मान लिया जाएगा कि भाई ऐसा है कि ये जो इनिशियल प्लेज था इसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट, इसी प्लेज के अगेंस्ट, और वो भी जो पैसे अभी डेट किए गए हैं वो भी है. जैसे जैसे देखिए एग्जांपल, ए प्लेजेस अ डायमंड रिंग टू बी फॉर लोन ऑफ $5,000, ठीक है, ए प्लेजेस मतलब ये कौन हो गया यहाँ पे, पॉनर, ठीक है, जो डेट कर रहा है, जो प्लेज कर रहा है वो पॉनर हो गया और जिसे किया वो पॉनी, रियली मतलब यही तो हुआ. अब पहला क्या होता है, फर्स्ट जनवरी को उसने प्लेज किया, ठीक है, $5,000 मतलब उठाए, $5,000 उठाए, किस चीज के अगेंस्ट, रिंग के अगेंस्ट, ठीक है, ये पहला. अब 1 फरवरी को A borrows another $2,000 from B without mentioning the ring. अब बिना किसी दूसरे अलग से प्लेज किए हुए दूसरी बार फिर से डेट लिया, ठीक है, सेम पॉनी ने सेम पॉनर को दूसरी बार फिर डेट दिया. यहाँ पे क्या होगा, ए पेज बैक $5,000 एंड डिमांड द रिंग. अब क्या हुआ कि भैया ऐसा है कि दो अलग अलग डेट थे, ठीक है, सेकेंड वाला जो डेट था उसमें उसने प्लेज का कोई जिक्र नहीं किया था. तो यहाँ पे अब जब जो पॉनर है वो बोलेगा कि ऐसा है, जो पहला डेट था मैंने वो तो क्लियर कर दिया और उसी के अगेंस्ट अपने रिंग को प्लेज किया था, मुझे वो वापस अब चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, बी रेफ्यूजेस डिमांडिंग ₹2,000 फर्स्ट. जो पॉनी है बोलेगा ऐसा है भाई सुन, अभी तो सिर्फ पहला ही क्या है, दूसरा वाला भी क्यों, क्योंकि क्या होगा अंडर सेक्शन 174 क्लॉज बी कैन रिटेन द रिंग. ये पार्ट सेकेंड पार्ट जो है 174 B can likely retain the ring because the second $2,000 ring is a subsequent advance made after the pledge was already in place. मतलब ये सेक्शन आई होप कि नाउ इट इज क्लियर कि भाई एक बार प्लेज कर दिया, ठीक है, पहला पार्ट तो बहुत क्लियर है कि जिस जिस प्लेज के लिए गुड्स दिए थे, जिस डेट के लिए गुड्स प्लेज किए थे, उस डेट के पेमेंट के बाद उसको रिटर्न करके गुड्स को नहीं रखा जा सकता, ठीक है, रिटेन नहीं किया, पॉनी रिटेन करके नहीं रख सकता, ये पहला पार्ट. दूसरा क्या कह रहा है कि लेकिन अगर उसी प्लेज के ऊपर, एक ही प्लेज के ऊपर अगर दूसरी बार फिर से पॉनी ने पॉनर से वो पैसे दिए, सब्सिक्वेंट एडवांस, फिर बाद में फिर से अगर पॉनर ने पॉनी से पैसे लिए तो लॉ ये प्रेज्यूम करेगा, शैल बी प्रेज्यूम्ड इन रिगार्ड टू सब्सिक्वेंट एडवांसेस मेड बाय द पॉनी. अगर बाद में उसने फिर कोई पैसे लिए, मतलब पॉनर ने पॉनी से फिर अगर कोई पैसे लिए हैं, तो वहां पे ये 174 का ये assumption होगा कि वो सेम गुड्स पे प्लेज किया गया है. तो अब अगर जब तक सेकेंड डेट भी नहीं चुकाया जाएगा तब तक ये सिक्योरिटी के तौर पे प्लेज रहेगा. वही इस एग्जाम्पल बताई कि दो अलग अलग डेट थे, पहला 1 फेब का, दूसरा पहला 1 जन का, सेकेंड 1 फेब का, ठीक है, एक मंथ के पीरियड में इंटरवल पे लिया गया है, लेकिन प्लेज जो किया गया था रिंग को सिर्फ 1 जनवरी को किया गया था और सेकेंड में प्लेज का कोई जिक्र ही नहीं हुआ. तो उस केस में, वैसे केस में जो पॉनी है वो क्या करेगा कि वो मान लेगा कि भाई जो पहला वाला प्लेज था उसी के
उसी के ऊपर ये भी एडवांस दिया गया है। तो अब जब तक पूरे वो तब तक मतलब रिटेन करके रख सकता है उस गुड को, उस सिक्योरिटी को, जब तक पूरे डेट को क्लियर ना किया जाए। फर्स्ट पार्ट सेज कि भाई जितने के लिए जिस डेट के लिए प्लेज किया गया है उसको क्लियर करने के बाद रिटेन नहीं कर सकता पॉनी। सेकेंड पार्ट सेज कि भाई अगर सब्सिक्वेंट एडवांस दिया गया है, पॉनी ने सब्सिक्वेंट एडवांस दिया है पॉनर को, तो भाई मान लेगा कि वो उसी प्लेज के ऊपर है, विच मीन्स तब तक उसको रिटेन कर सकता है जब तक पूरा डेट क्लियर ना किया जाए। आई होप कि दिस इज क्लियर। अब आते हैं 175। 175 का कहता है पॉनीज राइट एज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड। अगर पॉनी का कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगे हैं उन जो गुड्स प्लेज किए गए हैं उसके प्रेजर्वेशन में, तो वहां पे पॉनी क्या है, एंटाइटल्ड है उसे पॉनर से रिसीव करने के लिए। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था 173 में दिया हुआ था कि भाई जो भी नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के लिए भाई लाइबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भाई अगर पॉनी जो है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी, कोई उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी लगे हैं तो भी यहाँ पे लाइबिलिटी। 173 कवर्स नेसेसरी एक्सपेंसेस। 173 में हमने क्या देखा था कि भाई जो भी रिटेन करने में अगर जो भी उसका नेसेसरी एक्सपेंस आया, जैसे इंटरेस्ट आया है या उसको प्रिजर्व करने का जो भी खर्चा आया है, जो भी नेसेसरी है वो 173 में। 175 कहते हैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस लगे हैं अगर, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। जैसे अनफोर्सीन अगर कोई डैमेज या कॉस्ट लगा है तो वो सारी चीजों के लिए पॉनर जो है वो पॉनी के लिए लायबल होगा, मतलब पॉनी एंटाइटल्ड है पॉनर से वो सब कुछ रिकवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे राइट टू रिटेन नहीं है। देखिए 173 में राइट टू रिटेन था, हमने देखा कि भाई जब तक इंटरेस्ट और डेट और सब कुछ जितना भी अमाउंट है वो क्लियर ना किए थे, जितने भी नेसेसरी एक्सपेंसेस, सब तक राइट टू रिटेन है। अब यहाँ पे क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राइट टू रिटेन नहीं है, राइट टू रिटेंशन नहीं है। सिर्फ क्या है कि भाई ऐसा है कि सू करने का राइट, ठीक है। Yeah, the pony has a right to sue the pawners to recover the specific cost, but they must return the goods once the principal debt is paid. And the ordinary जो भी और जो मतलब 173 के अंदर हमारे पास राइट टू रिटेन है, मतलब पॉनी के पास राइट टू रिटेन है, लेकिन 175 कहता है कि जैसे ही वो सारा ड्यू जो कि 173 के अंदर था वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद राइट टू रिटेन पॉनी के पास नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो है उसके लिए राइट टू सू है उसके पास, वो केस कर सकता है। देखिए डिफरेंस क्या हो गया, 173 में नेसेसरी एक्सपेंसेस, 175 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेसेसरी में क्या रहेगा, जो भी प्रिडिक्टेबल है वो सारी चीजें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जो भी अनफोर्सीन चीजें आ जा रही है, जैसे मेडिकल एक्सपेंसेस या कोई लीगल कॉस्ट लग गया, ये सारी चीजें। राइट टू लियन या राइट टू रिटेंशन इस केस में 173 में हाँ है, 175 में नहीं है। हमने देखा यहाँ पे क्या है, रिटेंशन ऑफ गुड्स हो सकता है, यहाँ पे राइट टू फाइल, राइट टू रिटेंशन नहीं है बट राइट टू फाइल केस। अब बचा 176 से लेके 181 तक इस चैप्टर के अंदर। चलिए थोड़ा और सेक्शन कर लेते हैं। पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। अब क्या होता है कि यहाँ पे पॉनर की तरफ से कोई डिफॉल्ट हो गया, कुछ गलत हो गया, कोई गलती हो गई, तब जाके पॉनी की क्या, यानी जो बेली है उसके क्या वहां पे राइट्स होंगे। ठीक है, जब अगर बेलर के साइड से कोई डिफॉल्ट हो जाता है तब क्या राइट्स होंगे। A default occurs कब होगा, when the corner fails to repay the principal debt। ठीक है, डेट या तो पे करना उसमें फेल कर जाता है, वो नहीं कर पाता है, या फिर और दूसरा हो सकता है अपने प्रॉमिस को वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। यही दो चीज हो सकती है, क्योंकि प्लेज का पर्पस ही हमने देखा क्या है, या तो रीपेमेंट ऑफ डेट या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो इन दोनों में से कोई भी अगर वो फेल कर गया मतलब डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वंस द डिफॉल्ट हैपेंस द पॉनीज रोल चेंजेस फ्रॉम अ मेयर कस्टोडियन टू अ एनफोर्सर। अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉनी के पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, क्योंकि पॉनर डिफॉल्ट पे आ गया तो पॉनी के पास आ गए कुछ राइट्स। पहला क्या है, पाथ ऑफ लिटिगेशन,
तो या ऐसा है कि वो केस कर सकता है, पहली चीज ये कह रहा है, या से दूसरी चीज ये भी कह रहा है कि या तो वो केस कर सकता है पहला पॉनी उस कॉर्नर पे, या फिर दूसरी चीज की जो सिक्योरिटी के लिए जो चीज प्लेज, जो गुड्स प्लेज किए हुए हैं उसको बेच देने का भी राइट्स आ जाता है। इफ द कॉर्नर मेक्स डिफॉल्ट in payment of the debt or the performance at the stipulated time of the performance, जिस टाइम पे करना था उस वक्त नहीं किया, ठीक है, in respect of the goods that were pledged, मतलब कोई डिफॉल्ट हो गया पॉनर के साइड से, द पॉनी may bring the suit against the pawners upon the debt or promise, उस चीज के लिए केस कर सकता है, and retain the goods pledged as a collateral security, or he may sell the thing pledged or giving the pawners reasonable notice of the sale। पहला क्या है, उस पर केस कर सकता है और उस चीज को रिटेन क्राइटेरियन है ही है, केस कर दे और उसको अपने पास रख ले, चीजों को जो भी सिक्योरिटी के गुड्स थे उसको अपने पास रख ले, या दूसरा क्या, किस तौर पे कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए अपने पास रख ले, या दूसरा क्या कह रहा है कि कॉर्नर को नोटिस देके उस सिक्योरिटी को बेच दे, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इफ द प्रोसीड्स ऑफ सच सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट ऑफ प्रॉमिस, अब जब उस प्लेज किए हुए गुड्स को बेच दिया, मान लीजिए दूसरा रास्ता चुना पॉनी ने और उसे बेच दिया, ठीक है, अब जब बेचने के बाद भी जो पैसे मिले वो डेट के अमाउंट से कम ही निकले, तब यहाँ पे क्या होगा, द पॉनर इज स्टिल लायबल टू पे द बैलेंस इफ द प्रोसीड टू द सेल आर ग्रेटर देन द अमाउंट टू सू, द पॉनी शैल पे ओवर द सरप्लस टू द पॉनर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो चीजें हुई, अब मान लीजिए कि पॉनी ने जो है वो दूसरा प्रोसेस जो केस कौन करने जाए, इतना रहने दो, इससे बेहतर है कि जो भी सिक्योरिटी उसे बेच दिया जाए, क्योंकि एक्सपेंसिव यार गोल्ड चेयर है, इससे तो निकल जाएगा। तो अब जब उसने बेचा उस चीज को, जो प्लेज किए हुए गुड्स थे उन गुड्स को जब बेचा, अगर वो अमाउंट ड्यू अमाउंट से कम आता है, मतलब पॉनी ने जितने जो पॉनी का जो डेट था पॉनर के लिए उस ड्यू अमाउंट से कम ही निकलता है, वो प्रोसीड्स जो सेल के आते हैं वो कम ही रहते हैं, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है, जितने का बैलेंस हो गया वो तो अलग खत्म हो गया, पर जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो आउटस्टैंडिंग स्टिल, उस अमाउंट के लिए, उस ड्यू अमाउंट के लिए अभी भी लायबल होएगा पॉनर, मतलब वो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा उसके लिए पॉनर रिस्पॉन्सिबल है, या अगर जो प्रोसीड्स आए वो उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट से ज्यादा है, मतलब डेट के अमाउंट से ज्यादा है, तो जितने में जितना डेट प्लस इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंसेस ये सब लगा के जो पॉनी के हुए वो रख लेगा, रिमेनिंग जो भी पोर्शन बचता है वो पॉनर को दे देगा, यही कह रहा है 176, ठीक है। देखिए है क्या, इफ द प्रोसीड्स ऑफ द सेल आर लेस देन द अमाउंट ड्यू, मतलब ड्यू प्लस इंटरेस्ट प्लस एक्सपेंसेस जो भी लगा के, और इससे डेट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, ऑनर अभी भी जो रिमेनिंग अमाउंट है डेफिसिट जो है उसके लिए लायबल हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा हो जाता है, प्रोसीड्स आर ग्रेटर देन द अमाउंट, द ऑनर कैन नॉट कीप द एक्स्ट्रा प्रॉफिट, क्या होगा, द पॉनी शैल पे ओवर द सरप्लस टू द पॉनर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेक्शन 176 तक। दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल कॉन्सेप्ट, इस चीज को पूरी तरीके से प्लेज से रिलेट, बेलमेंट से रिलेट करके पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट तो वही है, हमने बेलमेंट में भी देखा था कि भाई किसी चीज की किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिलीवरी हो रही है, जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है तो वापस आ जाना है बेलर तक, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। यहाँ पे बात स्पेसिफिकली पर्पस को स्पेसिफाई कर दिया गया, सिक्योरिटी के तौर पे दिया जा रहा है, या तो पेमेंट ऑफ डेट के लिए या फिर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए, तो उसी सेम सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पे बेलर बेली है, कॉर्नर पॉनी हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है। और अभी तक 173 से लेके 176 तक वी वर डिस्कसिंग द राइट्स ऑफ पॉनी, ठीक है, ये हमने राइट्स ऑफ पॉनी अभी तक डिस्कस किए। अब हमारे पास 176 तक वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, हमारे पास बचते सिर्फ कुल सेक्शन 177 से लेके 181 तक इस टॉपिक के अंदर, इसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग विद द कांसेप्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी का कांसेप्ट क्या है हम उससे वो शुरुआत करेंगे। तो हमने इस चीज को यहाँ तक कवर कर लिया, बेलमेंट आज कंप्लीट कर दिया, और प्लेज के भी कॉन्सेप्ट को मोर देन हाफ वी हैव कवर्ड। सो आई होप कि since this is a very specifically talking about this is a very easy topic, so I hope this is clear to you all, and I have made I have been of some sort of help to you all. अगर कोई questions हो please do write to us, do reach out to us, and आप हमसे जुड़ सकते हैं, and हमें अप्रोच करिए एंड हमसे समझ के जानिए, एंड stay healthy and keep studying, and see you all in the next lecture.